हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। अगाथा क्रिस्टी की नॉवल मर्डर ऑन ओरिएंट एक्सप्रेस की सेकंड पार्ट। डाइनिंग कार में सब कुछ तैयार था। पायरो और मोसिए बोग एक मेज़ की तरफ बैठे। डॉक्टर बीच के गलियारे की दूसरी तरफ बैठा। मेज़ पर पायरो के सामने इस्तंबुल कैले डिब्बे का नक्शा था, जिसमें सवारियों के नाम लाल रोशनाई से दर्ज थे। पासपोर्ट और टिकट एक तरफ ढेरी बनाकर रखे गए थे। लिखने के लिए कागज़, स्याही, कलम और पेंसिलें भी थी। बढ़िया, पायरो ने कहा। हम अपनी जांच अदालत बिना और किसी तामझाम के शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले मेरा ख्याल है हमें कंडक्टर की गवाही ले लेनी चाहिए। आप शायद इस आदमी के बारे में कुछ जानते होंगे। कैसा आदमी है? उसका चरित्र कैसा है? क्या वह ऐसा आदमी है जिसके शब्दों पर आप भरोसा कर सके? मैं तो कहूँगा बिल्कुल पक्के तौर पर। पियर मिशेल को इस कंपनी में मुलाजिम हुए 15 साल से ऊपर हो चुके हैं। वह फ्रांसीसी है, कैले के पास रहने वाला, बेहद इज्जत वाला और ईमानदार। बस शायद दिमागी तौर पर उतना तेज़ नहीं। पायरो ने समझते हुए सिर हिलाया। ठीक, वे बोले। तो आइए उससे मिलते हैं। पियर मिशेल ने अपना आत्मविश्वास किसी कदर दोबारा हासिल कर लिया था, लेकिन अब भी वह बेहद घबराया हुआ था। मुझे उम्मीद है मोसिए ये नहीं सोचेंगे कि मेरी तरफ से कोई लापरवाही हुई है। उसने चिंता से अपनी आंखें पायरो से मोसिए बोग की तरफ फेरते हुए कहा, जो हुआ है वो बहुत भयानक है। उम्मीद है मोसिए ऐसा नहीं सोच रहे होंगे कि इससे मुझ पर किसी किस्म का दाग धब्बा लगता है। उस आदमी के डर को शांत करते हुए पायरो ने अपने सवाल पूछने शुरू किए। पहले उन्होंने मिशेल का नाम, पता, नौकरी की मियाद और उस अरसे के बारे में जानकारी हासिल की जब से वह इस रूट पर तैनात था। ये सारे ब्यौरे वे पहले से जानते थे, लेकिन कायदे से पूछे जाने वाले इन सवालों ने उस आदमी को थोड़ा ढीला कर दिया। और अब पैरो ने आगे कहा, हम कल रात की घटनाओं पर आते हैं। मोसिए सोने गए थे। कब? खाने के बाद, लगभग फ़ौरन ही। दरअसल बेलग्रेड से हमारे चलने से पहले। ऐसा ही उन्होंने इससे पिछली रात किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तक वे खाना खा रहे हो मैं बिस्तर वगैरह ठीक कर दूं, और मैंने ऐसा ही किया। क्या बाद में कोई उस कूपे में गया था? उनका सेवक मोसिए और वह जवान अमरीकी सज्जन, उनका सेक्रेटरी। और कोई नहीं? मोसिए मेरी जानकारी में तो नहीं। ठीक, और बस तुमने आखिरी बार तभी उन्हें देखा था या सुना? नहीं मोसिए, आप भूल रहे हैं। उन्होंने अपनी घंटी लगभग 1 बजने में 20 मिनट पर बजाई थी, हमारे रुकने के कुछ ही देर बाद। सही सही क्या हुआ था? मैंने दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन उन्होंने पुकार कर कहा कि उनसे गलती हुई थी। अंग्रेज़ी में या फ्रांसीसी में? फ्रांसीसी में। उनके सही शब्द क्या थे? कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, मुझसे गलती हुई। बिल्कुल ठीक, पायरो ने कहा। यही मैंने भी सुना था। और फिर तुम चले गए? जी मोसिए। क्या तुम वापस अपनी सीट पर गए? नहीं मोसिए, मैं एक और घंटी का जवाब देने गया जो उसी समय बजी थी। अब सुनो मिशेल, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूँ। तुम 1:15 बजे कहाँ थे? मोसिए, मैं वहाँ आखिर में अपनी छोटी सी सीट पर था, गलियारे की तरफ मुँह किए हुए। पक्का है ना? जी हाँ, कम से कम। हाँ, मैं बगल के डिब्बे में, एथेंस वाले डिब्बे में अपने साथी से बात करने गया था। हमने बर्फ़ के बारे में बात की थी। ये 1 बजे के बाद जल्दी ही किसी समय हुआ था। ठीक कब, ये मैं नहीं बता सकता। और तुम वापस आ गए कब? मेरी 1 घंटी बजी थी मोसिए। मुझे याद है, मैंने आपको बताया था वह अमरीकी महिला थी, उसने कई बार घंटी बजाई थी। मुझे याद है, पायरो ने कहा। और उसके बाद मोसिए, मैंने आपकी घंटी का जवाब दिया और आपके लिए थोड़ा सा मिनरल वाटर लाया। फिर लगभग आधे घंटे बाद मैंने एक और कूपे में बिस्तर ठीक किया, उस युवा अमरीकी सज्जन मोसिए रैचेट के सेक्रेटरी का। जब तुम बिस्तर बिछाने गए तो क्या मिस्टर मैक्वीन अपने कूपे में अकेले थे? 15 नंबर वाले अंग्रेज़ कर्नल उनके साथ थे। वे बैठे बातें करते रहे थे। जब कर्नल मिस्टर मैक्सिन को छोड़कर गए तो उन्होंने क्या किया? वे वापस अपने कूपे में चले गए। नंबर 15? वह तो तुम्हारी सीट के काफ़ी पास है, नहीं? जी मोसिए, वह गलियारे के उस छोर से दूसरा कूपे है। उनका बिस्तर पहले ही से बना हुआ था। जी मोसिए, जब वे खाना खा रहे थे तभी मैंने उसे बना दिया था। यह सब किस समय की बात है? मैं ठीक नहीं बता सकता। निश्चय ही 2 बजे के बाद तो नहीं ही था।
और उसके बाद मोसिए मैं सुबह तक अपनी सीट पर बैठा रहा। तुम दोबारा एथेंस वाले डिब्बे में नहीं गए? नहीं मोसिए, शायद तुम सो गए थे। मेरा तो ऐसा ख्याल नहीं है मोसिए। गाड़ी के खड़े रहने की वजह से मुझे झपकी नहीं आई, जैसा कि आमतौर पर होता है। क्या तुमने सवारियों में से किसी को गलियारे में आगे या पीछे की तरफ आते जाते देखा? कंडक्टर सोचने लगा। महिलाओं में से एक परले सिरे पर टॉयलेट में गई थी मेरे ख्याल में। कौन सी महिला? मैं नहीं जानता मोसिए। वे गलियारे में दूर उस सिरे पर थी और उनकी पीठ मेरी तरफ थी। उन्होंने लाल किमोनो पहना हुआ था जिस पर ड्रैगन बने थे। पायरो ने सिर हिलाया। और उसके बाद? कुछ नहीं मोसिए, सुबह तक। तुम्हें पक्का यकीन है? माफ़ी चाहता हूँ। आपने खुद अपना दरवाज़ा खोला था मोसिए और पल भर को बाहर देखा था। बहुत अच्छे मेरे दोस्त, पायरो ने कहा। मैं सोच रहा था कि तुम्हें वह याद होगा या नहीं। खैर, याद आया। मेरी नींद ऐसी आवाज़ से टूटी थी मानो मेरे दरवाजे पर कोई भारी चीज़ आ गिरी हो। क्या तुम्हें कोई अंदाज़ा है कि वह क्या रही होगी? कंडक्टर एकटक उन्हें देखता रहा। कुछ भी नहीं था मोसिए, कुछ भी नहीं। मुझे पक्का यकीन है। फिर मुझे कोई बुरा सपना आया होगा, पायरो ने फलसफाना अंदाज में कहा। हाँ, अगर वह कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, मोसिए बोक बोले, जो तुम्हारे बगल के कूपे में ही रही हो जिसे तुमने सुना। पायरो ने इस सुझाव पर कोई ध्यान नहीं दिया। शायद वे कंडक्टर के सामने ऐसा नहीं करना चाहते थे। चलो एक और बात पर गौर करते हैं, उन्होंने कहा। फ़र्ज़ करो कल रात हत्यारा गाड़ी पर सवार हुआ। ये पक्का है कि जुर्म करने के बाद वह गाड़ी से जा नहीं पाया होगा। पियर मिशेल ने सिर हिलाया। न वह गाड़ी पर ही कहीं छिपा रह सकता है। गाड़ी की तलाशी अच्छी तरह ली गई है, मोसिए बोक ने कहा। इस अटकल को छोड़ दो मेरे दोस्त। इसके अलावा, कंडक्टर ने कहा, कोई स्लीपर वाले डिब्बे में बिना मेरे देखे नहीं आ सकता। आखिर स्टेशन कौन सा था? विनकोकी। कितने बजे की बात है? हमें वहाँ से 11:58 पर रवाना हो जाना चाहिए था, लेकिन मौसम की वजह से हम 20 मिनट की देरी से चल रहे थे। हो सकता है कोई रेलगाड़ी के आम हिस्से से चला आया हो। नहीं मोसिए, रात के खाने के बाद आम डिब्बों और स्लीपरों के बीच का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। क्या तुम खुद विनकोकी स्टेशन पर गाड़ी से नीचे उतरे थे? हाँ मोसिए, मैं हमेशा की तरह प्लेटफॉर्म पर उतरकर डिब्बे पर चढ़ने वाली सीढ़ी की बगल में खड़ा हो गया था। दूसरे कंडक्टरों ने भी ऐसा ही किया था। आगे वाले दरवाजे के सिलसिले में क्या किया गया था? वह जो डाइनिंग कार के पास है, वो हमेशा अंदर से बंद रहता है। अभी तो वो बंद नहीं है। कंडक्टर चकित नजर आया, फिर उसका चेहरा खिल गया। बेशक सवारियों में से किसी ने बर्फ को देखने के लिए उसे खोला होगा, शायद, पायरो ने कहा। 1-2 मिनट तक वे सोचते हुए मेज़ को उंगलियों से खटखटाते रहे। मोसिए मुझे तो दोषी नहीं समझ रहे, डरे हुए अंदाज में कंडक्टर ने कहा। पायरो ने दया भरी नज़र उस पर डाली और मुस्कुराए। तुम एक बुरे इत्तेफाक का शिकार हो गए हो भाई, वे बोले। ओह, एक और बात याद आई। तुमने कहा कि जब तुम मिस्टर रैचेट के दरवाजे को खटखटा रहे थे तो एक और घंटी बजी थी। दरअसल मैंने भी उसे सुना था। वह किसकी थी? वह राजकुमारी ड्रैगोमिराफ की थी। वे चाहती थी कि मैं उनकी सेविका को बुला लाऊं, और तुमने ऐसा किया? जी मोसिए। पायरो अपने सामने रखे नक्शे को परखते हुए सोचते रहे, फिर अपना सिर झुका लिया। फिलहाल इतना ही है, वे बोले। शुक्रिया मोसिए। कंडक्टर उठा। उसने मोसिए बोक की तरफ देखा। परेशान मत होना, मोसिए बोक ने दया भरे अंदाज में कहा। मेरी नज़र में तुम्हारी तरफ से फ़र्ज में कोई कोताही नहीं हुई है। संतुष्ट होकर पियर मिशेल डिब्बे से चला गया। 2-1 मिनट के लिए पायरो ख्यालों में खोए रहे। मेरे ख्याल में, आखिरकार वे बोले, जो कुछ अब हमें मालूम है उसे देखते हुए मिस्टर मैक्विन से थोड़ी और बातचीत कर लेना अच्छा ही होगा। अमेरिकी नौजवान फ़ौरन ही हाजिर हो गया। तो उसने कहा, कैसा चल रहा है सब कुछ? कोई ख़ास बुरा नहीं। हमारी आखिरी बातचीत के बाद मुझे कुछ पता चला है। मिस्टर रैचेट का असली परिचय। हेक्टर मैक्विन दिलचस्पी से आगे को झुका। अच्छा, उसने कहा। जैसा कि आपको शक था, रैचेट तो महज नकली नात था। रैचेट दरअसल कसेटी था, वह आदमी जो अपहरण का खेल खेलता था। इसमें नन्ही डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग का वह मशहूर मामला भी शामिल था। मैक्विन के चेहरे पर पूरी तरह चकित होने का भाव प्रकट हुआ, फिर उस पर बादल सा छा गया। वह कमीना कुत्ता, उसने उत्तेजित स्वर में कहा। आपको इसका कोई अंदाज़ा नहीं था मिस्टर मैक्विन? नहीं जनाब, अमेरिकी नौजवान ने निश्चय के साथ कहा। अगर मुझे पता होता तो उसके सेक्रेटरी का काम करने से पहले मैं अपना दाया हाथ काट कर फेंक दिया होता।
आप इस मामले को बहुत गहराई से महसूस करते हैं मिस्टर मैक्विन। ऐसा करने की मेरे पास ख़ास वजह भी है। मेरे पिता इस मामले में सरकारी वकील थे। मिस्टर पायरो, मैंने श्रीमती आर्मस्ट्रॉन्ग को एक से अधिक बार देखा था। वे बहुत प्यारी महिला थी, इतनी सज्जन और टूटे दिल वाली। उसका चेहरा संवला गया। रैचेट या कैसेटी यकीनन इस तरह की सज़ा के काबिल था। उसके अंत पर मुझे खुशी है। ऐसा आदमी जिंदा रहने के योग्य नहीं था। आप तो लगभग ऐसा महसूस कर रहे हैं मानो आप खुद यह काम करने को तैयार हो गए होते। हाँ, मैं ऐसा ही महसूस करता हूँ। वह रुका। फिर वैसे गुनाह के एहसास से उसका चेहरा लाल हो गया। लगता है मैं अपने को ही अपराधी ठहरा रहा हूँ। मिस्टर मैक्वीन, अगर आपने अपने मालिक के मरने पर ज़रूरत से ज़्यादा दुख जाहिर किया होता तो ज़रूर मेरे मन में आप पर शक करने की बात उठती। मैं नहीं सोचता कि मैं वैसा कर पाता, खुद को फांसी के तख्ते से बचाने के लिए भी। मैक्वीन ने सख्त और संजीदा लहजे में कहा। फिर उसने जोड़ा, अगर मैं बेवजह उत्सुक नहीं हो रहा तो ये बताइए कि आपने इसे कैसे भापा। मेरा मतलब है कसेटी की असलियत को, उसके कूपे में पाए गए एक पत्र के टुकड़े से। लेकिन निश्चय ही ये तो उस बंदे की लापरवाही थी। ये निर्भर करता है, पायरो ने कहा, कि आप देख किस तरफ से रहे हैं। नौजवान को यह टिप्पणी किसी कदर चकरा देने वाली लगी। वह इस तरह पायरो को एकटक देखने लगा मानो उनके दिल की था ले रहा हो। मेरे सामने जो काम है, पायरो ने कहा, वह यह कि रेलगाड़ी पर सवार हर मुसाफिर की हरकतों का पक्का पता लगाओ। इससे बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझे। यह सिर्फ नियम कायदे का मामला है। ठीक है, तो फिर चलिए अपना काम कीजिए और मुझे भी अपने चरित्र को निर्दोष साबित करने का मौका दीजिए। मुझे आपके कूपे के नंबर पूछने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं एक रात आप ही के साथ उसमें रहा था। पायरो ने मुस्कुराते हुए कहा। वह सेकेंड क्लास का कूपे नंबर 6 और 7 है और मेरे चले आने के बाद आप ही उसमें रहे। सही है। अब मिस्टर मैक्वीन, मैं चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि कल रात डाइनिंग कार छोड़ने के बाद आप कहाँ कहाँ गए। ये तो आसान है। मैं वापस अपने कूपे में गया, कुछ देर पढ़ता रहा, बेलग्रेड में प्लेटफॉर्म पर उतरा, फिर तय किया कि सर्दी बहुत है और डिब्बे के अंदर चला आया। कुछ देर उस अंग्रेज़ युवती से बात की जो मेरे बगल के कूपे में है। फिर उस अंग्रेज़ कर्नल आर्बतनॉट से मेरी गपशप शुरू हो गई। सच तो यह है कि जब हम बातें कर रहे थे तो मेरे ख्याल में आप हमारे पास गुजरे भी थे। फिर मैं अंदर मिस्टर रैचेट के पास चला गया और कुछ पत्रों के बारे में जो वे लिखवाना चाहते थे उनके बताए ब्यौरे लिखने लगा। इसके बाद मैंने उन्हें गुड नाइट कहा और चला आया। कर्नल आर्बतनॉट तब भी गलियारे में खड़े हुए थे। उनका कूपे रात के लिए तैयार किया जा चुका था, इसीलिए मैंने उन्हें सुझाया कि वे मेरे कूपे में चले आए। मैंने पीने के लिए कुछ मंगवाया और जब हम जम कर बैठ गए, दुनिया की राजनीति की चर्चा और हिंदुस्तान की सरकार की और हमारी आर्थिक परिस्थितियों की परेशानियों को और वॉल स्ट्रीट के संकट की। आमतौर पर मैं भी अंग्रेज़ों से बहुत घुलता मिलता नहीं हूँ। वे थोड़े अकड़ू होते हैं, लेकिन मुझे ये पसंद आए। क्या आपको पता है कि जब वे आपको छोड़कर गए क्या समय हुआ था? काफ़ी देर हो गई थी, 2 बजने वाले थे मेरे ख्याल में। आपने गौर किया था कि गाड़ी रुक गई थी? बिल्कुल। हमें इस पर कुछ हैरत भी हुई थी। बाहर देखा तो बर्फ़ का बड़ा सा अंबार नज़र आया, लेकिन हमें नहीं लगा कि वह गंभीर था। जब कर्नल आर्बतनॉट ने रात को आखिरकार विदा ली तो क्या हुआ? वे अपने कूपे की तरफ चले गए और मैंने कंडक्टर को अपना बिस्तर बनाने के लिए बुलाया। जब वह बिस्तर तैयार कर रहा था उस दौरान आप कहाँ थे? गलियारे में दरवाजे के ठीक बाहर खड़े होकर सिगरेट पी रहा था। और फिर मैं सोने चला गया और सुबह तक सोता रहा। शाम के समय क्या आप किसी समय गाड़ी के बाहर भी आए थे? आर्बतनॉट और मैंने सोचा था कि हम, क्या नाम था उस जगह का? हाँ, विनकोकी पर टांगे सीधी करने के लिए थोड़ी देर बाहर आएंगे, लेकिन सर्दी बहुत भयानक थी। बर्फ़ का तूफान चल रहा था। हम जल्दी ही लपक कर वापस चले आए। किस दरवाजे से आप गाड़ी के बाहर गए थे? हमारे कूपे के सबसे नज़दीक वाले से, वह जो डाइनिंग कार के बगल वाला है। हाँ। क्या आपको कुछ याद है कि उसकी चिटखनी लगी थी या नहीं? मैक्विन सोचने लगा। अरे हाँ, अब मुझे याद सा पड़ता है कि लगी थी। कम से कम एक किस्म का फट्टा जो हत्थे के ऊपर से लग जाता था। क्या आपका मतलब इसी से है? हाँ, गाड़ी में वापस आते समय क्या आपने उस फट्टे को फिर से लगाया था?
मेरे ख्याल में नहीं लगाया था। मैं सबसे आखिर में अंदर आया था। नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने उसे लगाया था। अचानक उसने आगे कहा, क्या ये बात महत्वपूर्ण है? हो सकती है। अब मेरे ख्याल से जब आप और कर्नल आर्बतनॉट बैठकर बात कर रहे थे तो गलियारे में खुलने वाला आपके कूपे का दरवाज़ा खुला था। हेक्टर मैक्विन ने हाँ में सिर हिलाया। मैं चाहता हूँ कि अगर आप बता सके तो मुझे ये बताएं कि रेलगाड़ी के विनकोकी से चलने के बाद और रात में आप दोनों के अलग होने तक इस गलियारे से कोई गुजरा था? मैक्विन ने अपने भवे जोड़कर सोचा। मेरा ख्याल है कंडक्टर एक बार गुजरा था, वो बोला, डाइनिंग कार की ओर से आते हुए, और एक औरत दूसरी तरफ से गुजरी थी, डाइनिंग कार की ओर जाती हुई। कौन सी औरत? बता नहीं सकता, मैंने दरअसल गौर नहीं किया। बात यह है कि मैं कर्नल आर्बतनॉट के साथ बहस में उलझा हुआ था। मुझे बस दरवाजे के आगे से गुजरते हुए कुछ लाल रोशनी की झलक याद है। मैंने देखा नहीं, और वैसे भी मैं उसका चेहरा तो न देख पाता। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा कूपे का मुंह गाड़ी के डाइनिंग कार वाले सिरे की तरफ है, इसलिए उस दिशा में जा रही किसी औरत की पीठ मेरी तरफ होती जब वह मेरे दरवाजे के आगे से गुजरती। पायरो ने सिर हिलाया। वह शायद टॉयलेट की तरफ जा रही थी मेरे ख्याल में। हाँ, मेरा ख्याल तो यही है। और आपने उसे लौटते देखा? नहीं, अब आपने जिक्र किया तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने उसे लौटते नहीं देखा, लेकिन मेरे ख्याल में वो वापस तो आई ही होगी। एक और सवाल, क्या आप पाइप पीते हैं मोसिए मैक्विन? नहीं जनाब। पायरो पल भर रुके। मेरा ख्याल है फ़िलहाल तो यही है। अब मैं मिस्टर रिचर्ड के सेवक से बात करना चाहता हूँ। अच्छा, ये बताइए, क्या आप और वह दोनों हमेशा दूसरे दर्जे में सफ़र करते थे? वो तो करता था। मैं आम तौर पर पहले दर्जे में जाता था, अगर संभव हो तो मिस्टर रैचेट के बगल वाले कूपे में। तब वे ज़्यादातर सामान मेरे कूपे में रखवा दिया करते थे, और जब चाहते सामान और मुझ तक बराबर की आसानी से पहुंच सकते थे। मगर इस बार पहले दर्जे के सभी कूपे पहले से लिए गए थे, सिवा उसके जो मिस्टर रैचेट ने लिया। समझ गया। ठीक है मिस्टर मैक्विन, शुक्रिया। अमरीकी के जाने के बाद फीके भावहीन चेहरे वाला वह अंग्रेज़ आया जिस पर पिछले रोज़ पायरो का ध्यान जा चुका था। वह आकर अदब से इंतज़ार करने लगा। पायरो ने उसे इशारे से बैठने के लिए कहा। तुम जहाँ तक मैं समझता हूँ मिस्टर रैचेट के निजी सेवक हो? जी हाँ। तुम्हारा नाम? एडवर्ड हेनरी मास्टरमैन। उम्र? 39। और तुम्हारे घर का पता? 21 फायर स्ट्रीट, आर्केनवेल। तुमने ये सुन लिया होगा कि तुम्हारे मालिक की हत्या हो गई है? जी हाँ। बहुत चौंकाने वाली घटना है। क्या अब तुम मुझे बताओगे कि आखिरी बार तुमने मिस्टर रैचेट को कब देखा? सेवक ने सोचा। कल रात 9 बजे के करीब जनाब, या हो सकता है इससे कुछ समय बाद। अपने शब्दों में बताओ कि ठीक ठीक क्या हुआ। हमेशा की तरह मैं मिस्टर रैचेट के पास गया और जो वे चाहते थे उसे किया। तुम्हारा काम ठीक ठीक क्या था? उनके कपड़ों की तह लगाना या उन्हें टांग देना, उनके नकली दांतों को पानी में भिगोकर रख देना और देखना कि रात में उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो मौजूद रहे। क्या कल रात उनका रंग ढंग कुल मिलाकर हमेशा जैसा था? सेवक कुछ देर सोच कर बोला। मेरे ख्याल में जनाब वे कुछ परेशान से थे। किस तरह से परेशान? किसी चिट्ठी पर जो वे पढ़ रहे थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या उस चिट्ठी को मैंने उनके कूपे में रखा था। मैंने उनसे कहा कि यकीनन मैंने ऐसा नहीं किया था, लेकिन वे मुझ पर बिगड़ गए और मेरे हर काम में गलतियां निकालने लगे। क्या ये अनोखी बात थी? अरे नहीं साहब, वे बड़ी आसानी से आपा खो बैठते थे। जैसा कि मैं कहता हूँ, यह बस इस बात से तय होता था कि वे किस चीज़ से परेशान थे। क्या तुम्हारे मालिक ने कभी नींद की कोई दवा ली थी? डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन थोड़ा आगे को झुकाए। रेलगाड़ी पर सफ़र करते हुए हमेशा वे कहते थे कि न लेने पर वो सो नहीं पाते थे। क्या तुम्हें मालूम है कौन सी दवा लेने के वे आदी थे? मैं बता नहीं सकता साहब, ये पक्का है। बोतल पर कोई नाम नहीं था, बस यही लिखा था, सोते वक्त लेने वाली नींद की दवाई। क्या कल रात उन्होंने ली थी? जी जनाब, मैंने उसे गिलास में डालकर मेज़ पर तैयार करके रख दिया था। तुमने उन्हें उसे पीते हुए नहीं देखा था? जी नहीं। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा कि और कुछ तो नहीं चाहिए था उन्हें, और सुबह कितने बजे उनके पास आओ? उन्होंने कहा कि जब तक वे खुद न बुलवाए कोई खलल न डाला जाए। क्या यह भी आम बात थी? बिल्कुल जनाब, जब वे जाकर उठने को तैयार होते तो कंडक्टर की घंटी बजाकर उससे मुझे बुलवाते। क्या वे जल्दी उठने के आदी थे या देर से? ये उनके मिजाज पर निर्भर था।
साहब, कभी कभी वे नाश्ते के समय उठ जाते और कभी कभी दोपहर के खाने के वक्त तक न उठते। इसलिए जब सुबह बीत चली और कोई बुलावा नहीं आया तो तुम्हें फिक्र नहीं हुई? जी नहीं। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे मालिक के दुश्मन भी थे? जी हाँ, सेवक ने भावहीन ढंग से जवाब दिया। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने उन्हें कुछ चिट्ठियों के बारे में मिस्टर मैक्वीन से बात करते सुना था। क्या तुम्हें अपने मालिक से कोई लगाव था मास्टरमैन? मास्टरमैन का चेहरा शायद पहले से भी कहीं अधिक भावहीन हो गया। ये कहना तो ज़रा मुश्किल है जनाब। वे एक उदार मालिक थे, मगर तुम उन्हें पसंद नहीं करते थे। क्या हम इसे यूँ कहें जनाब कि मुझे अमरीकियों से बहुत लगाव नहीं है? क्या तुम कभी अमेरिका में रहे हो? जी नहीं। क्या तुम्हें अखबारों में आर्मस्ट्रॉन्ग अपहरण मामले के बारे में पढ़ना याद है? सेवक के चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई। जी हाँ, पढ़ा था। छोटी सी बच्ची थी ना जनाब, बड़ा भयानक मामला था। क्या तुम्हें पता था कि उस मामले में तुम्हारे मालिक मिस्टर रैचेट का सबसे बड़ा हाथ था? नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं। सेवक की आवाज़ में पहली बार थोड़ी सी गर्मी और भावना थी। मेरे लिए इस पर विश्वास करना मुश्किल है। बहरहाल ये सच है। अब कल रात तुम्हारी हरकतों पर चले तो महज खानापुरी है, समझे? अपने मालिक से छुट्टी लेकर आने के बाद तुमने क्या किया? मैंने मिस्टर मैक्वीन से कहा कि मालिक उन्हें बुला रहे थे। फिर मैं अपने कूपे में चला गया और पढ़ता रहा। तुम्हारा कूपे? आखिरी वाला, दूसरे दर्जे का, डाइनिंग कार के बगल वाला। पायरो अपने नक्शे को देख रहे थे। अच्छा, और तुम्हारे पास कौन सी बर्थ थी? नीचे वाली जनाब, यानी नंबर 4। जी हाँ। क्या वहाँ और भी कोई है तुम्हारे साथ? जी हाँ, एक बड़ा सा इतालवी आदमी है। क्या वह अंग्रेज़ी बोलता है? बस कह सकते हैं कि एक किस्म की अंग्रेज़ी बोलता है। सेवक के लहजे में नीचे देखने का भाव था। वो अमेरिका में रहा है, शिकागो में, मेरा ख्याल है। क्या उसके और तुम्हारे बीच काफ़ी बातचीत होती है? जी नहीं, मुझे पढ़ना ज़्यादा पसंद है। पायरो मुस्कुराए। वे उस दृश्य की कल्पना कर सकते थे। वो लंबा तगड़ा बातूनी इतालवी और वह उपेक्षा जो एक भद्र पुरुष का सेवक प्रदर्शित कर रहा था। अच्छा ये बताओ कि तुम पढ़ क्या रहे थे? फ़िलहाल तो मैं प्रेम का बंदी पढ़ रहा हूँ, जिसे श्रीमती एराबेला रिचर्डसन ने लिखा है। अच्छी कहानी है, मुझे तो बहुत दिलचस्प लग रही है। खैर आगे बढ़े। तुम अपने कूपे में लौट आए और प्रेम का बंदी पढ़ते रहे। कब तक? लगभग 10:30 बजे तक। यह इतालवी सोना चाहता था, सो कंडक्टर आया और उसने बिस्तर बिछा दिए। और फिर तुम बिस्तर पर लेट कर सो गए? मैं बिस्तर पर तो लेटा जनाब, पर सोया नहीं। क्यों? सोए क्यों नहीं? मेरे दांत में दर्द था जनाब। अरे अरे, वह तो तकलीफ़देह होता है। काफ़ी तकलीफ़देह जनाब। क्या उसके लिए तुमने कुछ किया? मैंने थोड़ा सा लौंग का तेल लगाया, जिससे दर्द में कुछ राहत मिली। तो भी मैं सो नहीं पा रहा था। मैंने सिर के ऊपर लगी बत्ती जला दी और पढ़ना जारी रखा, ताकि मेरा ध्यान उधर से हट जाए। और तुम बिल्कुल नहीं सोए? क्यों? जी साहब, सुबह के लगभग 4 बजे हो गए जब मेरी आँख लगी। और तुम्हारा साथी? वह इतालवी बंदा? वह तो बस खर्राटे लेता रहा। रात के दौरान वह कूपे से बाहर नहीं निकला? नहीं जनाब। और तुम निकले? जी नहीं। रात के दौरान तुम्हें कुछ सुनाई दिया? मेरे ख्याल में तो नहीं जनाब। मेरा मतलब है कोई गैर मामूली आवाज़ नहीं। रेलगाड़ी एकदम रुकी खड़ी थी। हर तरफ खामोशी थी। पायरो 2-1 पल चुप रहे, फिर बोले, खैर मेरे ख्याल में अब कहने को और बहुत कुछ बाकी नहीं है। तुम इस दुखद घटना पर और कोई रोशनी डाल सकते हो? नहीं, मुझे अफसोस है, माफ़ कीजिएगा जनाब। जहाँ तक तुम्हें पता है, क्या तुम्हारे मालिक और मिस्टर मैक्वीन में कोई मनमुटाव या झगड़ा था? अरे नहीं साहब, मिस्टर मैक्वीन तो बड़े अच्छे सज्जन आदमी हैं। मिस्टर रैचेट के यहाँ नौकरी करने से पहले तुम कहाँ काम करते थे? सर हेनरी टॉमलिंसन के यहाँ, लंदन के गवर्नर स्क्वायर में। उनके यहाँ क्यों छोड़ा तुमने? वे पूर्वी अफ्रीका जा रहे थे और उन्हें मेरी सेवाओं की कोई दरकार नहीं थी, लेकिन मुझे यकीन है वे मेरे बारे में अच्छा ही कहेंगे। मैं उनके साथ कई साल था। और तुम मिस्टर रैचेट के साथ कितने दिनों से हो? 9 महीने से कुछ ऊपर हुए जनाब। शुक्रिया मास्टरमैन। अरे एक बात बताओ, क्या तुम पाइप पीते हो? नहीं सर, मैं सिर्फ सिगरेट पीता हूँ। शुक्रिया, इतना काफ़ी है। सेवक एक पल हिचका। माफ़ कीजिएगा साहब, लेकिन वह बुज़ुर्ग अमरीकी महिला बहुत बेचैन और उत्तेजित है। वो कह रही है कि वह हत्यारे के बारे में सब कुछ जानती है। वह आपे से बाहर हो रही है। ऐसी हालत में, पायरो ने कहा, अब उसी को देखना हमारे लिए ठीक होगा। क्या मैं उसे बता दूं जनाब? वो काफ़ी देर से ये मांग कर रही है कि किसी अधिकारी से उसकी बात कराई जाए। कंडक्टर उसे किसी तरह शांत करने की कोशिश करता रहा है। उसे हमारे पास भेज दो भाई। पायरो बोले, हम उसी की कहानी सुनेंगे अब।
श्रीमती हबर्ट डाइनिंग कार में ऐसी उत्तेजित अवस्था में हाँफते हुए पहुंची कि उनके मुंह से शब्द मुश्किल से निकल पा रहे थे। अब मुझे बस इतना बताओ कि यहाँ अधिकारी कौन है? मेरे पास कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत महत्वपूर्ण, सचमुच, और मैं जल्दी से किसी अधिकारी को वह बता देना चाहती हूँ। अगर आप अभी सभी सज्जन। उनकी अस्थिर निगाहें तीनों आदमियों के चेहरों पर एक एक करके बिछलती रही। पायरो आगे को झुके। मुझे बताइए मैडम, उन्होंने कहा, लेकिन पहले मेहरबानी करके बैठ तो जाइए। श्रीमती हबर्ड उनके सामने वाली सीट पर धम से बैठ गई। मुझे आपको जो बताना है वो यह कि कल रात गाड़ी में एक हत्या हुई भी, और हत्यारा ठीक वही था, मेरे कूपे में। वे अपने शब्दों पर नाटकीय जोर देने के लिए रुकी। ये आप पक्के तौर पर कह सकती हैं मैडम? निश्चय ही, पक्का यकीन है मुझे। ज़रा सोचो तो, मुझे पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। हाँ, मैं आपको वह सब बता दूंगी जो बताना है। मैं बिस्तर पर लेट कर सो गई थी और अचानक मेरी नींद खुल गई। सब कुछ अंधेरे में था और मुझे मालूम था कि मेरे कूपे में एक आदमी था। मैं इतना डर गई थी कि चीख भी नहीं पा रही थी। अगर आप समझे कि मेरा मतलब क्या है। मैं वही लेटे लेटे सोचती रही, हे भगवान, मैं तो मार ही जाऊंगी। मैं आपको बता नहीं सकती मैंने कैसा महसूस किया। ये निगोड़ी रेलगाड़ियाँ, मैंने सोचा, और वे सारे उपद्रव जिनके बारे में मैंने पढ़ा था, और मैंने सोचा, खैर, किसी भी हालत में उसे मेरे गहने नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैंने उन्हें जुराब में रखकर अपने तकिए के नीचे छिपा दिया था, जो इतना आरामदेह नहीं है, उबड़ खाबड़ था। अगर आप समझे कि मेरा मतलब क्या है। लेकिन यह तो न चित हुई न पट। हाँ, तो क्या कह रही थी मैं? आपको पता चला कि आपके कूपे में एक आदमी है। हाँ हाँ, खैर, मैं वहाँ बस आंखें बंद किए लेटी रही और सोचती रही कि मुझे क्या करना चाहिए। और मैंने सोचा, खैर, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरी बेटी नहीं जानती कि मैं किसी मुसीबत में फंसी हूँ। और फिर जाने कैसे मुझे होश आ गया और मैंने अपने हाथों से टटोला और कंडक्टर के लिए घंटी बजा दी। मैं उसे दबाती रही और कुछ नहीं हुआ। और मैं आपको बता दूं कि मैंने सोचा कि मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा। हे भगवान, मैंने खुद से कहा, शायद उन्होंने रेलगाड़ी पर हर एक का कत्ल कर दिया है। हर हाल में वो बेहरकत खड़ी थी और हवा में कैसी ख़राब सी खामोशी का एहसास था। लेकिन मैं उस घंटी को दबाती रही और आह, कैसी राहत मिली जब मैंने गलियारे में कदमों की आहट सुनी और दरवाजे पर दस्तक। अंदर आ जाओ, मैं चिल्लाई, और मैंने उसी समय बत्ती जलाई। और क्या आप विश्वास करेंगे, वहाँ कोई भी नहीं था। श्रीमती हबर्ड को यह खोदा पहाड़ निकला चूहा की बजाय उस नाटक का चरम जान पड़ा था। और इसके बाद क्या हुआ मैडम? अरे होना क्या था, मैंने उस आदमी को बताया क्या हुआ था और वो मेरी बात पर विश्वास करता नहीं लगा। वह ऐसी कल्पना करता जान पड़ा मानो मैंने सपने में वह सब देखा था। मैंने उससे सीट के नीचे झांक कर दिखलवाया। हालांकि वह कह रहा था कि वहाँ इतनी भी जगह नहीं थी कि कोई आदमी दबदबा कर घुस सके। साफ था कि वह आदमी निकल भागा था, लेकिन वहाँ कोई आदमी था ज़रूर। और जिस तरह कंडक्टर ने मुझे पुचकारने और शांत करने की कोशिश की, उससे तो मेरा पारा और भी चढ़ गया। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मन ही मन बातें गढ़ लेते हैं, समझे मिस्टर? मुझे शायद आपका नाम नहीं मालूम है। पायरो मैडम, और ये मोसिए बोक है, रेल कंपनी के एक निदेशक, और डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन। श्रीमती हबर्ड ने उन सभी को बुड़बुड़ा कर कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। और एक बार फिर उन्होंने अपनी राम कहानी की डोर थाम ली। अब मैं ये दिखावा नहीं करूँगी कि मैं उतनी होशियार थी जितनी मैं हो सकती थी। जाने कैसे मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये बगल के कूपे वाला आदमी था, वो बेचारा जो मारा गया है। मैंने कंडक्टर को उस दरवाजे की जांच करने को कहा जो दोनों कूपे को जोड़ता है, और मेरे ख्याल के मुताबिक उसकी चिटखनी नहीं लगी थी। खैर, इसका बंदोबस्त तो मैंने हाथ के हाथ किया। मैंने उसको वह दरवाज़ा फ़ौरन बंद करके चिटकनी लगाने को कहा, और उसके जाने के बाद मैंने और भी पक्का इंतज़ाम करने के लिए उठकर उसके सामने एक सूटकेस सड़ा दिया। कितने बजे का वाक़या है ये श्रीमती हबर्ड? ये तो खैर मैं आपको नहीं बता सकती। मैं इतनी परेशान थी कि मैंने घड़ी पर निगाह ही नहीं डाली। और अब आपकी नज़र में क्या मामला है? अरे सीधी सी बात है, मेरे हिसाब से मेरे कूपे में जो आदमी था वह हत्यारा ही था, और कौन हो सकता था वो? और आपका ख्याल है कि वो वापस बगल वाले कूपे में चला गया? मुझे क्या पता वो कहाँ गया, मैंने तो आंखें कस कर बंद की हुई थी। वह दरवाजे से बाहर गलियारे में खिसक गया होगा। ये मैं कैसे बताऊं? मैंने कहा ना,
मेरी आंखें कसकर बंद थी। श्रीमती हबर्ड ने झटके ले लेकर सांसें भरी। हे भगवान, मैं तो डरी हुई थी। अगर मेरी बेटी को बस पता होता। कहीं ऐसा तो नहीं है मैडम कि आपने जो आवाज़ सुनी वो बगल में मारे गए आदमी के कूपे में किसी के चलने फिरने की आवाज़ थी? नहीं, ऐसा नहीं था मिस्टर। क्या बताया था? हाँ पायरो, वो आदमी ठीक वही था, मेरे कूपे में मेरे साथ, और मेरे पास इसका सबूत भी है। विजयी मुद्रा में उन्होंने एक बड़ा सा झोला सामने खींचा और हाथ डालकर उसके भीतर टटोलना शुरू किया। एक एक करके उन्होंने 2 बड़े साफ रुमाल, सींग के फ्रेम वाला चश्मा, एस्पिरिन की शीशी, ग्लाउबर के चूर्ण का पैकेट, चटक हरी मीठी गोलियों की प्लास्टिक की नली, चाबियों का छल्ला, एक कैंची, अमेरिकन एक्सप्रेस की चेकबुक, बेहद मामूली नजर आने वाले एक बच्चे का चित्र, कुछ चिट्ठियाँ, नकली रुद्राक्ष की 5 लड़ियों वाली माला और एक छोटी सी धातु की चीज़। एक बटन निकाला। देखते हैं आप इस बटन को? ये मेरा बटन नहीं है, मेरे किसी कपड़े से नहीं निकला है। मुझे यह सुबह उठने पर मिला। जैसे ही उन्होंने ये बटन मेज़ पर रखा, मोसिए बोक आगे को झुके और उन्होंने एक हैरत भरी आवाज़ की, लेकिन ये बटन तो कंडक्टर की वर्दी का है। इसकी एक बिल्कुल कुदरती वजह हो सकती है, पायरो ने कहा। वे इत्मीनान से महिला की ओर मुड़े। हो सकता है मैडम कि यह बटन कंडक्टर की वर्दी से उस वक्त गिर गया हो जब वह आपके कूपे की तलाशी ले रहा था, या कल रात आपका बिस्तर ठीक कर रहा था। मुझे समझ नहीं आता कि आप सब लोगों को हुआ क्या है। लगता है आप ऐतराज़ करने के सिवा कुछ करते ही नहीं। अब सुनिए ज़रा। कल रात सोने से पहले मैं एक पत्रिका पढ़ रही थी। बत्ती बुझाने से पहले मैंने उस पत्रिका को एक छोटी सी संदूकची पर रखा जो खिड़की के पास फर्श पर रखी थी। यह सब समझ में आ गया? उन्होंने श्रीमती हबर्ड को आश्वस्त किया कि वे समझ गए थे। ठीक है। तब कंडक्टर ने दरवाजे के पास की सीट के नीचे झाँका और फिर उसने अंदर आकर मेरे और बगल के कूपे के बीच का दरवाज़ा चिटकनी लगाकर बंद किया, लेकिन वह खिड़की के पास नहीं गया। खैर, आज सुबह यह बटन पत्रिका के ठीक ऊपर रखा हुआ था। अब इस पर आप क्या कहेंगे, मैं जानना चाहूँगी। इसे मैडम मैं सबूत कहूँगा, पायरो बोले। मुझ पर अगर कोई विश्वास न करे तो मैं मधुमक्खी की तरह पगला जाती हूँ, उन्होंने सफाई दी। आपने हमें बहुत दिलचस्प और बड़ा कीमती सबूत दिया है, पायरो ने सहलाने वाले स्वर में कहा। अब क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, शौक़ से। ये कैसे हुआ कि जब आप इस आदमी मिस्टर रैचेट से इतना घबराई हुई थी तो आपने अपने और उनके कूपे के बीच का दरवाज़ा अपनी तरफ चिटकनी लगाकर बंद नहीं किया था? किया था, श्रीमती हबर्ड ने चट जवाब दिया। अच्छा, आपने किया था? दरअसल हुआ यूँ कि मैंने उस वीड़ी बंदी को, भली लड़की है वो, पूछा था कि क्या दरवाजे में चिटकनी लगी है, और उसने कहा था कि लगी है। ये कैसे हुआ कि आप खुद ये बात नहीं देख सकी? क्योंकि मैं बिस्तर में थी और मेरा झूला दरवाजे के हैंडल से लटका हुआ था। जब आपने यह बात उससे कही थी तो क्या बचा था? ज़रा मुझे सोचने दीजिए। हाँ, ये बात 10:30 या 11:45 बजे के आसपास हुई होगी। वह मुझसे ये पूछने आई थी कि मेरे पास एस्पिरिन तो नहीं थी। मैंने उसे बताया था कि वह उसे कहाँ मिलेगी और उसने मेरे बैग से ले ली थी। आप खुद बिस्तर में लेटी हुई थी? हाँ। अचानक वे हंसी। बेचारी काफ़ी हिली हुई थी। हुआ यह कि उसने गलती से बगल वाले कूपे का दरवाज़ा खोल दिया था। मिस्टर रैचेट के कूपे का? हाँ, आपको तो पता ही है कि जब आप गलियारे से आए और सारे दरवाजे बंद हो तो कैसी मुश्किल होती है। उसने गलती से मिस्टर रैचेट का दरवाज़ा खोल दिया था। वह इस बात से काफ़ी परेशान थी। वे हंसे थे, ऐसा लगता है, और मेरे ख्याल में हो सकता है उन्होंने कोई बहुत अच्छी बात न कही हो। बेचारी एकदम घबराई हुई थी। आह, मैंने गलती की, वह बोली। मैं शर्मिंदा, गलती की। अच्छा आदमी नहीं, वह बोली थी। बोलता है तुम्हारा उम्र बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन दबी दबी हंसी हंसे और श्रीमती हबर्ड ने फ़ौरन उन्हें अपनी निगाह से बर्फ सरीखा जमा दिया। ऐसी बात किसी महिला से कहने वाला, वे बोली, कोई अच्छा आदमी नहीं था। ऐसी बातों पर हंसना ठीक नहीं है। डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन ने जल्दी से माफ़ी मांगी। इसके बाद आपने मिस्टर रैचेट के कूपे से कोई आवाज़ सुनी? पायरो ने पूछा। खैर, सही तौर पर नहीं। सही तौर पर नहीं से आपका क्या मतलब है मैडम? क्या नाम है? वे रुकी। वे खर्राटे लेते थे? ओह, वे खर्राटे लेते थे। भयंकर। इससे पहले वाली रात उन्होंने मुझे काफ़ी जगाए भी रखा था। कूपे में किसी आदमी के होने की घटना के बाद आपने उन्हें खर्राटे लेते नहीं सुना था? अरे मिस्टर पायरो, कैसे सुन पाती मैं? वे मर जो चुके थे। ओह हाँ, सचमुच, पायरो ने कहा। वे कुछ चकराए से लगे। क्या आपको वह आर्मस्ट्रॉन्ग अपहरण वाला मामला याद है श्रीमती हबर्ड? उन्होंने पूछा।
हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। और ये भी याद है कि कैसे वो बदमाश जिसका उसमें हाथ था साफ निकल भागा था। काश वो मेरे हाथ आ जाता। वह निकल नहीं भागा था, वह मर चुका है। वही कल रात मारा गया। आपका मतलब है? उत्तेजना में श्रीमती हबर्ड कुर्सी से लगभग उठ खड़ी हुई। हाँ हाँ बिल्कुल, रैचेट ही वह आदमी था। सोचिए तो ज़रा, मुझे ये बात अपनी बेटी को लिख भेजनी चाहिए। मैंने कल रात आपको बताया नहीं था कि उस आदमी का कैसा शैतान जैसा चेहरा था। मैं सही थी, देखा आपने। मेरी बेटी हमेशा कहती है जब माँ को कोई खुटका हो तो आप शर्त बच सकते हैं कि वह सही होगा। क्या आर्मस्ट्रॉन्ग परिवार में से किसी से आपका परिचय था श्रीमती हबर्ड? नहीं, वे एक छोटे से ऊंचे दायरे में ही मेल जोल रखते थे, लेकिन मैंने हमेशा सुना था कि श्रीमती आर्मस्ट्रॉन्ग बहुत प्यारी औरत थी और उनके पति उनकी पूजा करते थे। खैर श्रीमती हबर्ड, आपने हमारी बहुत मदद की है, सचमुच बहुत। क्या मैं आपका पूरा नाम जान सकता हूँ? हाँ हाँ ज़रूर, कैरोलाइन मार्था हबर्ड। क्या आप यह अपना पता भी लिख देगी? श्रीमती हबर्ड ने बिना रुके बोलते हुए यह भी कर दिया। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। सोचिए ज़रा, कसेटी इस गाड़ी में। मुझे उस आदमी के बारे में खुटका था ना मिस्टर पायरो? हाँ बिल्कुल मैडम। अच्छा ये बताइए ज़रा, क्या आपके पास कोई लाल ड्रेसिंग गाउन है? हे भगवान, कैसा अजीब सवाल है। नहीं, मेरे पास 2 ड्रेसिंग गाउन हैं। एक गुलाबी फलालेन का जो जहाज़ पर आरामदेह रहता है, और दूसरा जो मेरी बेटी ने मुझे भेंट में दिया था, बैंगनी सिल्क का देसी बना हुआ। लेकिन ईश्वर के लिए ये बताइए कि आप मेरे ड्रेसिंग गाउनों के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? बात यह है मैडम कि कल रात लाल किमोनो पहने कोई आपके या मिस्टर रचेट के कूपे में घुसा था, जैसा आपने अभी कहा। जब दरवाजे बंद हो तो बताना मुश्किल होता है कि कौन सा कूपे किसका है। खैर, लाल ड्रेसिंग गाउन पहने कोई मेरे कूपे में नहीं आया, तो वह मिस्टर रैचेट के कूपे में गई होगी। श्रीमती हबर्ड ने अपने होठ भींचे और गंभीर स्वर में कहा। इससे मुझे कोई हैरत नहीं होने वाली थी। पायरो आगे को झुके। तो आपने बगल के कूपे में किसी औरत की आवाज़ सुनी थी? मुझे नहीं मालूम। आपने ये अंदाज़ा कैसे लगाया मिस्टर पायरो? मैं सचमुच नहीं जानती, लेकिन खैर सच ये है कि मैंने सुनी थी। लेकिन जब मैंने अभी अभी आपसे पूछा कि आपको बगल के कूपे में कुछ सुनाई दिया था, तो आपने सिर्फ यही कहा था कि आपने मिस्टर रैचेट के खर्राटों की आवाज़ सुनी थी। खैर वह भी सच ही था। वे कुछ समय खर्राटे तो लेते ही रहे थे। जहाँ तक उस दूसरे मामले की बात है, श्रीमती हबर्ड कुछ गुलाबी सी हो गई। उसका जिक्र करना अच्छी बात नहीं है। जिस समय आपने औरत की आवाज़ सुनी उस समय क्या बजा था? बता नहीं सकती। मैं मिनट भर को जगी थी और एक औरत को बात करते सुना, और यह साफ था कि वह कहा भी। इसीलिए मैंने बस यही सोचा, अच्छा तो यह इस किस्म का आदमी है। खैर मुझे हैरत ही नहीं है। और फिर मैं दोबारा सो गई, और मुझे यकीन है कि मैं इस तरह की बात 3 अजनबी सज्जनों के सामने न करती अगर आपने इसे मेरे अंदर से खींच न निकाला होता। क्या यह आपके कूपे में आदमी के होने की उस सनसनी से पहले की बात है या बाद की? अरे ये तो वैसा ही है जैसा आपने अभी कहा। अगर वह मर गया था तो फिर कोई औरत कैसे उससे बात कर सकती थी? नहीं, माफ़ कीजिए मैडम, आप मुझे काफ़ी बुद्धू समझ रही होगी। मेरे ख्याल में आप भी जब तक थोड़ा बहुत चकरा जाते होंगे। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि वह आदमी वही राक्षस कसेटी था। मेरी बेटी क्या कहेगी जब... पायरो ने दृढ़ता से उस भली महिला को अपने हैंडबैग की सभी चीज़ें वापस उसमें रखने में मदद की और फिर उन्हें दरवाजे की तरफ ले गए। आखिरी क्षण उन्होंने कहा, आपने अपना रुमाल गिरा दिया है मैडम। श्रीमती हबर्ड ने उस नन्हे सूती रुमाल को देखा जो पायरो ने आगे बढ़ा रखा था। ये मेरा नहीं है मिस्टर पायरो, मेरा रुमाल तो यहाँ मेरे पास है। माफ़ कीजिए, मैंने सोचा कि चूंकि उस पर एच कड़ा है इसलिए। ये बहुत दिलचस्प है, लेकिन ये पक्के तौर पर मेरा नहीं है। मेरे रुमालों पर CMH लिखा होता है और वे कायदे के रुमाल होते हैं, ऐसी नक्शेबाजी वाली पेरिस की महंगी चीज़ें नहीं। ऐसा रुमाल भला नाक पोंछने के काम कैसे आएगा? तीनों पुरुषों में से किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था और श्रीमती हबर्ड विजयी भाव से चलती बनी। मोसिए बोक उस बटन को उलट पलट कर देख रहे थे जो श्रीमती हबर्ड अपने पीछे छोड़ गई थी। यह बटन, मैं इसे समझ नहीं पा रहा। क्या इसका मतलब है कि आखिरकार पियर मिशेल का भी किसी न किसी रूप में इस मामले से कुछ जुड़ाव है? उन्होंने कहा। फिर जब पायरो ने जवाब नहीं दिया तो उन्होंने बात जारी रखी। तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे दोस्त? वह बटन कहीं संभावनाएं खुलता है। पायरो ने सोचते हुए कहा। हमने जो गवाही सुनी है उस पर चर्चा करने से पहले आइए और स्वीडी महिला से बातचीत कर ली जाए। उन्होंने अपने सामने रखे पासपोर्टों के अंबार में छटाई की।
आह, ये रहा ग्रेटा ओसन, उम्र 49 बरस। मोसिए बोग ने रेस्तरां के सेवक को हिदायत दी और थोड़ी देर बाद बालों के पीले सलेटी जूड़े और लंबे भले भेड़ सरी के चेहरे वाली महिला को अंदर लाया गया। उसने अपने चश्मे से आंखें गड़ाकर पायरो की तरफ देखा, लेकिन काफ़ी शांत सी बनी रही। पता चला कि वो फ्रांसीसी समझ और बोल सकती थी, लिहाजा बातचीत उसी भाषा में हुई। पायरो ने पहले पहल उससे वही सवाल पूछे जिनके जवाब वे जानते थे, उसका नाम, उम्र और पता। फिर उन्होंने उससे उसके पेशे की बाबत पूछा। वह इस्तंबुल के पास एक मिशनरी स्कूल में मेट्रन थी। उसने बताया, वह एक प्रशिक्षित नर्स थी। निश्चय ही आपको पता है मैडमोजेल, कल रात क्या कुछ हुआ? जाहिर है बहुत भयानक था वो, और अमरीकी महिला ने मुझे बताया कि हत्यारा दरअसल उनके कूपे में था। मैंने सुना मैडमोजेल कि कत्ल किए गए आदमी को जिंदा देखने वालों में आप आखिरी थी। मालूम नहीं, हो सकता है मैंने गलती से उसके कूपे का दरवाज़ा खोल दिया था। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। वो बहुत ही अटपटी भूल थी। आपने दरअसल उसे देखा था? हाँ, वो एक किताब पढ़ रहा था। मैंने जल्दी से माफ़ी मांगी और पीछे हटाई। क्या उसने आपसे कुछ कहा भी था? उस भली महिला के गालों पर हल्की सी लाली दौड़ गई। उसने हंसकर कुछ शब्दों कहे थे। मैं उन्हें पूरी तरह पकड़ नहीं पाई। और उसके बाद आपने क्या किया मैडमोजेल? पायरो ने होशियारी से उस विषय को छोड़कर आगे बढ़ते हुए कहा। मैं अमरीकी महिला श्रीमती हबर्ड के पास अंदर चली गई। मैंने उनसे कुछ एस्पिरिन मांगी और उन्होंने मुझे दे दी। क्या उन्होंने आपसे पूछा था कि क्या उनके और मिस्टर रैचेट के कमरे के बीच आने जाने वाला दरवाज़ा बंद था? हाँ। और क्या वो बंद था? हाँ। और उसके बाद मैं अपने कूपे में जाती हूँ, एस्पिरिन खाती हूँ और लेट जाती हूँ। यह सब कितने बजे की बात है? जब मैं बिस्तर में लेटी तो 11 बजने में 5 मिनट बाकी थे, क्योंकि अपनी घड़ी को चाबी देने से पहले मैंने उसे देखा था। क्या आपको जल्दी ही नींद आ गई? बहुत जल्दी नहीं, मेरा सिर पहले से ठीक हो गया था, लेकिन मैं कुछ देर तक जागती हुई लेटी थी। क्या आपको नींद आने से पहले गाड़ी रुक गई थी? मेरा ऐसा ख्याल नहीं है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, हम ठीक उसी समय किसी स्टेशन पर रुके थे जब मेरी आंखें झपकने को थी। वह विनकोकी रहा होगा। अब आपका कूपे मैडमोजेल यह वाला है? उन्होंने नक्शे पर इशारा किया। हाँ, यही है। आपके पास ऊपर की बर्थ है या नीचे की? नीचे की, नंबर 10। और आपका कोई साथी भी था? हाँ, एक जवान अंग्रेज़ महिला, बहुत अच्छी, बहुत मिलनसार। वह बगदाद से आ रही थी। गाड़ी के विनकोकी से चलने के बाद क्या वह कूपे के बाहर गई थी? नहीं, मुझे पक्का यकीन है वो नहीं गई। अगर आप सो चुकी थी तो इतने पक्के तौर पर कैसे कह सकती है? मेरी नींद बहुत कच्ची है। मैं हल्की सी आवाज़ पर जाग पड़ने की आदी हूँ। मुझे विश्वास है कि अगर वो ऊपर वाली बर्थ से नीचे उतरी होती तो मैं जग जाती। क्या आप खुद अपने कूपे के बाहर गई? आज की सुबह तक नहीं। क्या आपके पास लाल रंग का किमोनो है मैडमोजेल? नहीं तो मेरे पास एक आरामदेह ऊनी ड्रेसिंग गाउन है, जेगर के कपड़े का, हल्का बैंगनी लबादा जैसा पूरब में बिकता है। पायरो ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने दोस्ताना लहजे में कहा, आप ये सफ़र क्यों कर रही है? छुट्टियां मनाने के लिए? हाँ, मैं छुट्टियों में घर जा रही हूँ, मगर पहले मैं लौसान जा रही हूँ अपनी एक बहन के साथ हफ्ता 10 दिन बिताने के लिए। शायद आप इतनी मेहरबानी करेगी कि अपनी बहन का नाम और पता लिखकर मुझे दे देंगी। खुशी से उसने वह कागज़ और पेंसिल ली जो पायरो ने उसे दी और जैसा कहा गया था नाम और पता लिख दिया। क्या आप कभी अमेरिका में भी रही है मैडमोजेल? नहीं, एक बार बस जाते जाते रह गई। मुझे एक अपाहिज महिला के साथ जाना था, लेकिन आखिरी वक्त में वो रद्द हो गया। मुझे बहुत अफसोस हुआ। वे बहुत अच्छे लोग हैं अमरीकी। वे स्कूल और अस्पताल कायम करने के लिए काफ़ी पैसे देते हैं। वे बहुत व्यवहारिक होते हैं। क्या आपको आर्मस्ट्रॉन्ग अपहरण के कांड के बारे में कुछ सुनने की याद है? नहीं, क्या था वो? पायरो ने समझाकर बताया। ग्रेटा ओसन गुस्से में आ गई। उसकी भावनाओं में आए ज्वार के साथ उसका पीला जोड़ा भी थरथराने लगा। इस दुनिया में ऐसे बुरे लोग भी हैं। ये हमारे धर्म की परीक्षा लेता है। बेचारी माँ, मेरे दिल में उसके लिए दर्द उठता है। भलमनसाहत से भरी स्वीडी महिला चली गई। उसके सौम्य चेहरे पर लाली थी और आंखों में आंसू झलक आए थे। पायरो कागज़ के एक सफ़े पर लिखने में व्यस्त थे। ये क्या लिख रहे हो वहाँ मेरे दोस्त? मोसियो बोक ने कहा। मेरी आदत है सुथरापन और तरतीब। मैं समय के हिसाब से घटनाओं की एक फहरिस्त बना रहा हूँ। उन्होंने लिखना ख़त्म करके कागज़ मोसियो बोक की तरफ बढ़ा दिया। 9:15 गाड़ी बेलग्रेड से रवाना होती है। लगभग 9:40 निजी सेवक नींद की दवा रेचेट के पास रखकर उसे छोड़ आता है। लगभग 10 मैक्वीन रेचेट के पास से आता है। लगभग 10:40 ग्रेटा ओसन रेचेट को देखती है, आखिरी बार जिंदा। नोट, वो जगा हुआ किताब पढ़ रहा था।
12:10 ट्रेन विनकोकी से चलती है, विलंब से। 12:30 गाड़ी बर्फ़ के तूफान में फंस जाती है। 12:37 रैचेट की घंटी बजती है। कंडक्टर जाता है। रैचेट कहता है, माफ़ करना, गलती हो गई। लगभग 1:17 श्रीमती हबर्ड सोचती है, आदमी उसके कूपे में है। कंडक्टर को बुलाने के लिए घंटी बजाती है। मोसिए बोक ने समर्थन में सिर हिलाया। यह तो बहुत साफ है, वे बोले। इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो आपको ज़रा भी अजीब लगती हो। नहीं, ये सब काफ़ी साफ और दुरुस्त जान पड़ता है। साफ लगता है कि जुर्म 1:15 पर हुआ। घड़ी का सबूत भी हमें यही बताता है और श्रीमती हबर्ड की कहानी भी इससे मेल खाती है। अपने मन की कहूँ तो मैं हत्यारे की शिनाख्त करने के लिए एक अटकल लगाऊंगा। मैं तो कहता हूँ मेरे दोस्त, वह वही लंबा तड़ंगा इतालवी है। वह अमेरिका का रहने वाला है, शिकागो का। और याद रखो, इतालवी लोगों का हथियार चाकू होता है। वह एक बार नहीं, कई बार भोंकता है। ये सच है, बिना शक यही रहस्य का हल है। वह और यह रैचेट निस्संदेह अपहरण के इस धंधे में साथ साथ थे। कसेटी इतालवी नाम है। किसी न किसी सूरत में रैचेट ने इसके साथ, जिसे धोखा कहते हैं, वह किया। इतालवी उसे ढूंढ निकालता है, पहले चेतावनी के पत्र भेजता है और आखिरकार बेरहमी से अपना बदला ले लेता है। सब कुछ इतना साफ है। पायरो ने शक से अपना सिर हिलाया। मुझे डर है कि यह मुश्किल से ही इतना सीधा सरल कहा जा सकता है, वे बिदबुदाए। मुझे विश्वास है कि यह सच है, मोसिए बोक ने अपनी धारणा पर और भी मुग्ध होते हुए कहा। और उस निजी सेवक का क्या होगा जिसके दांत में दर्द था और जिसने कसम खाई कि इतालवी कभी कुपे के बाहर नहीं गया था? वही मुश्किल है, पायरो ने शरारती अंदाज में कहा। हाँ, खिज पैदा करने वाली बात है वो। आपके अनुमान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और हमारे इतालवी दोस्त के लिए बेहद खुशनसीबी कि रैचेट के निजी सेवक के दांत में दर्द था। इसका भी समाधान निकल आएगा, मोसिए बोक ने भरपूर विश्वास से कहा। पायरो ने फिर अपना सिर हिलाया। नहीं, वह उतना सीधा सरल नहीं है, वे बुदबुदाए। आइए सुने इस बटन के बारे में पियर मिशेल का क्या कहना है, वे बोले। कंडक्टर को दोबारा बुलवाया गया। उसने सवालिया नज़रों से उनकी ओर देखा। मोसिए बोक ने अपना गला साफ किया। मिशेल, उन्होंने कहा, ये रहा तुम्हारी वर्दी का एक बटन। यह अमरीकी महिला के कूपे में पाया गया था। इसके बारे में तुम्हें अपने लिए क्या कहना है? कंडक्टर का हाथ आप से आप अपनी वर्दी की तरफ चला गया। मेरा कोई बटन गुम नहीं हुआ है मोसिए, वो बोला। ज़रूर कोई गलती हुई है। ये तो बड़ी अजीब बात है। मैं इसके बारे में कोई जवाब नहीं दे सकता। कंडक्टर चकित तो लगा, पर किसी भी नज़र से अपराधी या भरमाया हुआ नहीं जान पड़ा। मोसिए बोक ने मानीखेज अंदाज में कहा, जिस परिस्थिति में यह बटन पाया गया उससे साफ था कि यह बटन उस आदमी ने गिराया होगा जो कल रात श्रीमती हबर्ड के कूपे में था जब उन्होंने घंटी बजाई थी। लेकिन मोसिए, वहाँ कोई नहीं था। महिला ने ज़रूर कल्पना की होगी। उन्होंने कल्पना नहीं की थी मिशेल। मिस्टर रैचेट का हत्यारा उधर से गुजरा और उसने यह बटन वहाँ गिरा दिया। जैसे ही मोसिए बोक के शब्दों की अहमियत उसके सामने साफ हुई, पियर मिशेल तत्काल बेचैन और परेशान हो उठा। ये सच नहीं है मोसिए, ये सच नहीं है, वह चिल्लाया। आप मुझ पर उस अपराध का आरोप लगा रहे हैं। मुझ पर? मैं बेकसूर हूँ, बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैं ऐसे सज्जन की हत्या क्यों करना चाहूँगा जिसे मैं पहले कभी मिला नहीं? जब श्रीमती हबर्ड की घंटी बजी उस समय तुम कहाँ थे? मैंने आपको बताया मोसिए, अगले डिब्बे में अपने साथी से बातें कर रहा था। हम उसे बुलवाएंगे। ज़रूर बुलवाइए मोसिए, मैं विनती करता हूँ, ज़रूर बुलवाइए। अगले डिब्बे के कंडक्टर को बुलवाया गया। उसने फ़ौरन पियर मिशेल की बातों की तायद की। उसने ये भी कहा कि बुखारेस्ट जाने वाले डिब्बे का कंडक्टर भी उस समय वही था। तीनों जने उस हालत के बारे में चर्चा कर रहे थे जो बर्फ़ ने पैदा कर दी थी। उन्होंने लगभग 10 मिनट बात की होगी जब मिशेल को ऐसा लगा कि उसे घंटी की आवाज़ सुनाई दी है। जैसे ही उसने दोनों डिब्बों के बीच का दरवाज़ा खोला था, उन सभी ने उसे साफ साफ सुना था। बार बार बजती हुई घंटी की आवाज़। मिशेल उसके जवाब में भागता हुआ गया था। तो आप देख सकते हैं मोसिए कि मैं दोषी नहीं हूँ, मिशेल चिंता भरे स्वर में चिल्लाया। और यह रेल कंपनी के कंडक्टर वाला बटन, इसके बारे में क्या सफाई दोगे? मैं कोई सफाई नहीं दे सकता मोसिए, मेरे लिए भी रहस्य है। मेरे सभी बटन तो अपनी जगह है। बाकी दोनों कंडक्टरों ने भी बताया कि उनका कोई बटन गुम नहीं हुआ था। यह भी कि वे किसी भी समय श्रीमती हबर्ड के कूपे में नहीं गए थे। अपने को शांत करो मिशेल, मोसिए बोक ने कहा, और अपने दिमाग में उस पल का ख्याल करो जब तुम श्रीमती हबर्ड की घंटी के जवाब में भाग कर गए थे। क्या तुम्हें गलियारे में कोई मिला था? नहीं मोसिए। क्या तुमने किसी को गलियारे में अपने से दूर दूसरी दिशा में जाते देखा था? नहीं मोसिए। बड़ा अजीब है, मोसिए बोक बोले। इतना अजीब भी नहीं है, पायरो ने कहा।
सवाल समय का है। श्रीमती हबर्ड जाग कर पाती है कि उनके कूपे में कोई है। 1-2 मिनट के लिए वे सुन लेटी रहती है, आंखें बंद किए। शायद तभी वो आदमी खिसक कर गलियारे में चला गया। फिर वे घंटी बजाना शुरू कर देती है, लेकिन कंडक्टर फौरन नहीं आता। उसे तीसरी या चौथी घनघनाहट ही सुनाई देती है। मैं तो खुद यह कहूँगा कि काफ़ी समय था। किस बात के लिए? किस बात के लिए मेरे भाई? याद रखो कि रेलगाड़ी के चारों तरफ बर्फ़ के बड़े बड़े अंबार है। हमारे रहस्यमय हत्यारे के सामने 2 रास्ते खुले हैं, पायरो ने धीरे धीरे कहा। या तो वह किसी एक शौचालय में वापस जा सकता था या फिर किसी एक कूपे में गायब हो सकता था, लेकिन वे सब तो भरे हुए हैं। हाँ है तो। तुम्हारा मतलब है वो अपने कूपे में लौट सकता था? पायरो ने सिर हिलाया। सही बैठता है, सही बैठता है। मौसी बोग बुद्धदाय। कंडक्टर की 10 मिनट की नामौजूदगी में हत्यारा अपने कूपे से आता है, रैचेट के कूपे में जाता है, उसे मारता है, दरवाजे में अंदर से चिटकनी और जंजीर लगा देता है, श्रीमती हबर्ड के कूपे के बाहर से होकर बाहर निकलता है और जब तक कंडक्टर आए वह सही सलामत लौटकर अपने कूपे में चला आता है। पायरो बुदबुदाए। ये इतना सरल सीधा नहीं है मेरे दोस्त। हमारे मित्र डॉक्टर साहब आपको यही बताएंगे। मौसी बोक ने एक इशारे से जाहिर किया कि तीनों कंडक्टर जा सकते हैं। हमें अब भी 8 मुसाफिरों से बात करनी है, पायरो ने कहा। 5 पहले दर्जे के मुसाफिर, राजकुमारी डेगोमिरोफ, काउंट और काउंटेस आंद्रेनी, कर्नल आर्बतनॉट और मिस्टर हार्डमैन। 3 दूसरे दर्जे के मुसाफिर, मिस डेबनहैम, एंटोनिया ऑस्कारेली और नौकरानी फाउलिन श्मिट। किसे देखोगे पहले? इतालवी को? आप तो इतालवी के पीछे ही पड़ गए। नहीं, हम पेड़ की फुनगी से शुरू करेंगे। शायद राजकुमारी जी हमें अपने समय के कुछ पल देने की मेहरबानी करेगी। ये संदेशा उन्हें दे दो मिशेल। जी मोसिए। मिशेल ने, जो उसी वक्त डिब्बे के बाहर जा रहा था, कहा। उनसे कहा कि अगर वे यहाँ आने का कष्ट न करना चाहे तो हम उन्हीं के कुप्पे में आकर बात कर लेंगे, मोसिए बोक ने पीछे से कहा। लेकिन राजकुमारी ड्रेगोमिरॉफ ने यह रास्ता नामंजूर कर दिया। वे डाइनिंग कार में प्रकट हुई, अपने सिर को थोड़ा तिरछा किया और पायरों के सामने बैठ गई। उनका छोटा सा मेंढक सरी का चेहरा पिछले दिन की बनिस्बत और भी पीला लग रहा था। वे यकीनन बदसूरत थी, लेकिन फिर भी मेंढक की तरह उनकी आंखें नगीनों की तरह चमकदार, काली और शाहाना थी, जिनके पीछे की छिपी ऊर्जा और मानसिक शक्ति का पता तत्काल चल जाता था। उनकी आवाज़ गहरी, बहुत साफ और हल्की सी खरखराहट से भरी थी। उन्होंने मोसिए बोक के लच्छेदार माफ़ीनामे की लफ्ज़ी को बीच ही में काट दिया। आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं महाशय। मैं समझती हूँ कि एक हत्या हुई है और कुदरती बात है कि आपको सभी मुसाफिरों से पूछताछ करनी है। जो भी मदद करना मेरी ताकत में हुआ मैं ज़रूर करूँगी। आपकी बड़ी मेहरबानी है मैडम, पायरो ने कहा। कतई नहीं, ये फ़र्ज़ है। बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं? आपका पूरा नाम और पता मैडम। शायद आप खुद लिखना पसंद करेगी। पायरो ने कागज़ और पेंसिल आगे बढ़ाई, लेकिन राजकुमारी ने उन्हें हाथ के इशारे से परे कर दिया। आप लिख लीजिए, वे बोली। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। नतालिया ड्रेगोमिरॉफ, 17 क्लेबर एवेन्यू, पेरिस। आप कुस्तुनतुनिया से वापस घर जा रही है मैडम? हाँ, मैं ऑस्ट्रियाई दूतावास में टिकी हुई थी। मेरी नौकरानी मेरे साथ है। क्या आप कल रात के खाने के बाद से अपनी आवाजाही का एक संक्षिप्त ब्यौरा मुझे देने की कृपा करेंगी? खुशी से। मैं डाइनिंग कार ही में थी जब मैंने कंडक्टर को हिदायत दी कि वो मेरा बिस्तर तैयार कर दे। खाने के बाद मैं फ़ौरन बिस्तर पर चली गई। 11 बजे तक मैं पढ़ती रही, फिर मैंने बत्ती बुझा दी। मुझे जोड़ों के दर्द की वजह से, जिनकी मुझे तकलीफ़ है, सोने में दिक्कत हो रही थी। 1:15 बजे के करीब मैंने अपनी नौकरानी को बुलवाया। उसने मेरी मालिश की और ऊंचे स्वर में पढ़ती रही जब तक कि मुझे नींद नहीं आने लगी। मैं ठीक नहीं बता सकती वो मेरे पास से कब गई। हो सकता है आधे घंटे बाद, हो सकता है बाद में। उस समय रेलगाड़ी रुक गई थी। रेलगाड़ी रुक गई थी? आपने कुछ सुना तो नहीं? इस दौरान कुछ गैर मामूली मैडम? मैंने कुछ भी गैर मामूली नहीं सुना। आपकी नौकरानी का क्या नाम है? हिल्डेगार्ड श्मिट। वह आपके साथ लंबे समय से है? 15 साल से। आप उसे भरोसेमंद मानती है? बिल्कुल। उसका परिवार जर्मनी में मेरे दिवंगत पति की एक रियासत का रहने वाला है। आप अमेरिका गई है? मेरा ख्याल है मैडम। विषय के इस अचानक परिवर्तन पर बूढ़ी राजकुमारी ने भवें सिकोड़ी। कई बार? क्या किसी समय आर्मस्ट्रॉन्ग नामक परिवार से आपका कोई परिचय रहा? उस परिवार से जिसमें एक हादसा हुआ था? जवाब देते वक्त बूढ़ी महिला की आवाज़ जज्बाती हो उठी। आप मेरे मित्रों की बात कर रहे हैं मोसिए? तो आप कर्नल आर्मस्ट्रॉन्ग को अच्छी तरह जानती थी? उनसे तो मेरा इतना परिचय नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी सोनिया आर्मस्ट्रॉन्ग मेरी धर्मपुत्री थी।
उसकी माँ अभिनेत्री लिंडा आर्डन से मेरा सहेलपना था। लिंडा आर्डन महान कलाकार थी, दुख भरी भूमिकाएं निभाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में से एक। लेडी मैकबेथ की भूमिका में मागदा को किरदार में वो लाजवाब थी। मैं उसकी कला की प्रशंसक ही नहीं थी बल्कि उसकी मित्र भी थी। वे गुजर गई है, नहीं नहीं, जिंदा है, लेकिन वह पूरी तरह अवकाश ले चुकी है। उसकी सेहत बहुत नाजुक है, ज़्यादातर वक्त उसे सोफे पर लेटे रहना पड़ता है। मेरे ख्याल में एक और बेटी भी थी, हाँ, श्रीमती आर्मस्ट्रॉन्ग से काफ़ी छोटी, और वह जिंदा है। यकीनन। वह कहाँ है? बूढ़ी महिला ने एक तीखी नज़र से पायरो को देखा। मुझे इन सवालों की वजह आपसे जाननी है जनाब। इनका उस मामले से क्या ताल्लुक है जो अभी हमारे सामने है, रेलगाड़ी पर हुई इस हत्या से? ताल्लुक यो है मैडम कि जिस आदमी की हत्या हुई है वह श्रीमती आर्मस्ट्रॉन्ग की बच्ची के अपहरण और हत्या के लिए जिम्मेदार था। ओह, सीधी भवें सिकुड़ गई। राजकुमारी ट्रेगोमिरोव थोड़ा और तन गई। फिर तो मेरी नज़र में यह हत्या तारीफ के काबिल घटना है। आप मेरे इस थोड़े से पक्षपात भरे नज़रिए को माफ़ करेंगे? ये बिल्कुल कुदरती है मैडम। और अब अगर उस सवाल पर लौटे जिसका जवाब आपने नहीं दिया, लिंडा आर्डन की छोटी बेटी श्रीमती आर्मस्ट्रॉन्ग की बहन कहाँ है? मैं ईमानदारी से आपको नहीं बता सकती मोसिए। नई पीढ़ी से मेरा संपर्क टूट गया है। मेरा ख्याल है उसने कुछ साल पहले किसी अंग्रेज़ से शादी कर ली थी और इंग्लैंड चली गई थी, लेकिन इस वक्त मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। वे 1 मिनट रुकी और फिर बोली, सज्जनों, क्या आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं? बस एक बात और मैडम, किसी कदर एक निजी सवाल। आपके ड्रेसिंग गाउन का रंग? उन्होंने अपनी भवें थोड़ा सा चढ़ाई। मैं ये मानकर चलती हूँ कि ऐसा सवाल पूछने का कोई कारण ज़रूर होगा आपके पास। मेरा ड्रेसिंग गाउन नीली सटिन का है। और कुछ नहीं है मैडम। मेरे सवालों का इतनी तत्परता से जवाब देने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैडम। उन्होंने ढेर सारी अंगूठियों से लैस अपने हाथ को हल्के से हिलाया। फिर जैसे वे उठी और दूसरे भी उनके साथ उठ खड़े हुए। वे रुक गई। आप मुझे माफ़ करेंगे मोसिए, वो बोली, लेकिन क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? आपका चेहरा मुझे कुछ कुछ पहचाना सा लग रहा है। मेरा नाम मैडम हरक्यूल पायरो है, आपकी सेवा में। वे 1 मिनट खामोश रही। फिर, हरकुल पायरो? उन्होंने कहा। हाँ, अब मुझे याद आया, यही है नियति। वे मुड़कर चल दी, सीधी तनी हुई, अपनी हरकतों में थोड़े कड़ेपन के साथ। सचमुच शानदार महिला है, मोसिए बोग ने कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है इनके बारे में दोस्त? लेकिन हरक्यूल पायरो ने महज सिर हिला दिया। मैं सोच रहा हूँ, वे बोले, कि नियति से उसका क्या मतलब था। इसके बाद काउंट और काउंटेस आंद्रेनी को बुलवाया गया, मगर काउंट अकेले ही डाइनिंग कार में दाखिल हुए। इसमें कोई शक नहीं कि रूबरू देखने पर वे एक सुदर्शन व्यक्ति थे। चौड़े कंधे, पतली कमर और कम से कम 6 फुट का कद। उन्होंने बेहतरीन सिला हुआ अंग्रेज़ी ट्विट का लिबास पहन रखा था, और अगर उनकी मूँछों की लंबाई और गालों की हड्डी की रेखा में नामालूम सा खम न होता तो उन्हें अंग्रेज़ी समझ लिया जाता। तो सज्जनों, वे बोले, बताइए, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? आप ये तो समझ ही रहे ना मोसिए, पायरो ने कहा, कि जो घटित हुआ है उसे नज़र में रखते हुए मुझे लाजिमी तौर पर सभी मुसाफिरों से कुछ खास सवाल करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काउंट ने इत्मीनान से कहा। मैं आपकी स्थिति बखूबी समझता हूँ। अलबत्ता मुझे डर है कि मैं या मेरी बीवी आपकी कुछ खास मदद नहीं कर पाएंगे। हम सोए हुए थे और हमने कुछ भी नहीं सुना। क्या आपको मारे गए व्यक्ति का असली नाम मालूम है मोसिए? मेरे ख्याल में वही लंबा चौड़ा अमरीकी था, निहायत ही नागवार किस्म के चेहरे वाला। खाने के समय वो मेज़ पर बैठा रहता था। उन्होंने सिर की जुम्बिश से उस मेज़ की तरफ इशारा किया जिस पर रैचेट और मैक्वीन बैठे थे। हाँ हाँ मोसी, आप बिल्कुल सही है। मेरा मतलब है, क्या आपको उसके नाम के बारे में मालूम था? नहीं। पायरो के सवालों से काउंट बुरी तरह चकराए नजर आ रहे थे। अगर आप उसका नाम जानना चाहे, वे बोले, तो यकीनन वह उसके पासपोर्ट पर होगा ही। उसके पासपोर्ट पर नाम है रैचेट, पायरो ने कहा, लेकिन मोसिए, वो उसका असली नाम नहीं है। वह कसेटी है जो अमेरिका में अपहरण के एक नामी कांड के लिए जिम्मेदार था। बोलते वक्त वे काउंट के चेहरे को गौर से देख रहे थे, लेकिन इस खबर से काउंट पर कोई ख़ास असर नहीं जान पड़ा। उन्होंने महज अपनी आंखें थोड़ा सा खोली। वे बोले, इससे ज़रूर उस मामले पर रोशनी पड़ेगी। अद्भुत देश है अमेरिका। शायद आप वहाँ गए हैं काउंट महाशय? मैं साल भर वॉशिंगटन में था। शायद आप आर्मस्ट्रॉन्ग परिवार को जानते रहे होंगे। आर्मस्ट्रॉन्ग याद करना मुश्किल है। इतने सारे लोगों से मुलाकात होती रही। वे कंधे उचकाकर मुस्कुरा दिए, लेकिन मौजूदा मामले की तरफ लौटे। सज्जनों, उन्होंने कहा, आपकी मदद के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ? आप आराम करने के लिए कब गए मोसिए?
हरक्यूल पायरो ने अपने नक्शे पर एक चोर नज़र डाली। काउंट और काउंटेस आंद्रे ही अगल बगल के कूपे नंबर 12 और 13 में टिके हुए थे। हमने एक कूपे रात के लिए तभी तैयार कर लिया था जब हम डाइनिंग कार में थे। वापस आने पर हम दूसरे में कुछ देर तक बैठे रहे। कौन सा नंबर था उसका? नंबर 13। हम कुछ देर साथ साथ ताश खेलते रहे। लगभग 11 बजे मेरी पत्नी सोने चली गई। कंडक्टर ने मेरा कूपे भी तैयार कर दिया और मैं भी सोने चला गया। सुबह तक मैं गहरी नींद सोता रहा। क्या आपने गाड़ी रुकने पर गौर किया? मुझे तो सुबह होने पर ही इस बात का पता चला। और आपकी पत्नी? काउंट मुस्कुराए। मेरी पत्नी सफ़र करते समय हमेशा रात को सोने की दवा लेती है। उसने ट्रायोनल की अपनी खुराक पी थी। वे रुके। मुझे अफसोस है, मैं किसी भी तरह आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। पायरो ने उन्हें कागज़ और कलम थमाया। शुक्रिया काउंट महोदय, ये महज औपचारिकता है, मगर क्या आप मुझे अपना नाम और पता लिख देंगे? काउंट ने धीरे धीरे और सावधानी से लिखा। यह अच्छा ही है कि मैं इसे आपको लिख कर दे दूँ, उन्होंने खुशमिजाजी से कहा। मेरी रियासत का नाम लिखना उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है जो इस भाषा से परिचित नहीं है। उन्होंने कागज़ पायरो की तरफ बढ़ा दिया और उठे। मेरी बीवी के लिए यह आना गैर ज़रूरी ही होगा, उन्होंने कहा। आपकी उससे ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएगी जो मैंने बताया है। पायरो की आंखों में एक चमक आ गई। बेशक बेशक, वे बोले, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि मैं मैडम काउंटेस से 2-4 बातें ज़रूर करना चाहूँगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये बिल्कुल गैर ज़रूरी है। उनकी आवाज़ में रोब दाब की गूंज थी। पायरो ने नरमी से उन्हें देखकर आंखें झपकाई। वह महज औपचारिकता होगी, उन्होंने कहा, लेकिन आप समझिए, ये मेरी रिपोर्ट के लिए ज़रूरी है। जैसी आपकी मर्ज़ी। काउंट ने बेमन से रजामंदी जाहिर की। फिर हल्के से विदेशी अभिवादन के साथ वे डाइनिंग कार से चले गए। पायरो ने अपना हाथ एक पासपोर्ट की तरफ बढ़ाया। उसमें काउंट का नाम और खिताब दर्शाए गए थे। इससे आगे की जानकारी की तरफ मुखातिब हुए। पत्नी के साथ नाम एलिना मारिया, विवाह पूर्व कुल का नाम गोल्डनबर्ग, उम्र 20 वर्ष। उस पर किसी लापरवाह अधिकारी ने कुछ समय पहले कोई चिकना धब्बा लगा दिया था। कूटनीतिक पासपोर्ट है, मोसिए बोक ने कहा। हमें सावधान रहना चाहिए मेरे दोस्त कि हम नाराज़गी का कोई कारण न दें। हत्या से इन लोगों का कोई संबंध नहीं हो सकता। इत्मीनान रखिए भाई, मैं बहुत होशियारी से काम लूँगा, महज औपचारिकता है। उनकी आवाज़ अचानक मध्यम हो गई। ऐसे ही उन्होंने काउंटेस आंद्रेनी को डाइनिंग कार में दाखिल होते देखा। वे कुछ भयभीत सी और बेहद आकर्षक लग रही थी। आप मुझसे मिलना चाहते थे सज्जनों? महज औपचारिकता मैडम काउंटेस। पायरो अदब से उठे और झुककर उन्होंने काउंटेस के लिए अपने सामने की सीट पर बैठने का प्रबंध किया। सिर्फ आपसे यह पूछने के लिए कि आपने कल रात कुछ ऐसा देखा या सुना जो इस मामले पर रोशनी डाल सके? कुछ भी नहीं मोसिए, मैं सो रही थी। आपने मिसाल के लिए अपने बगल के कूपे में चल रहा हंगामा नहीं सुना? उसमें जो अमरीकी महिला टिकी हुई है, उन्हें तो घबराहट का काफ़ी दौरा सा पड़ा और उन्होंने घंटी बजाकर कंडक्टर को भी बुलवाया था। मैंने कुछ नहीं सुना महाशय। बात यह है कि मैंने नींद की दवा ली हुई थी। मैं समझा। खैर, मुझे आपको और रोकने की ज़रूरत नहीं। फिर जैसे ही वह तेज़ी से उठी, बस 1 मिनट मैडम, ये ब्यौरे, आपका शादी से पहले का नाम, उम्र आदि ये सब सही है? जी बिल्कुल सही है मोसिए। तब शायद आप इस कागज़ पर हस्ताक्षर कर देंगी। उन्होंने जल्दी से हस्ताक्षर किए। सुंदर तिरछी लिखावट थी, एलिना आंद्रेनी। क्या आप अपने पति के साथ अमेरिका गई थी मैडम? नहीं मोसिए, वे मुस्कुराई और हल्का सा लाल हो गई। तब हम शादीशुदा नहीं थे। हमारी शादी को अभी साल भर भी नहीं हुआ है। ओह हाँ, शुक्रिया मैडम। अच्छा ये बताइए, क्या आपके पति तंबाकू पीते हैं? हाँ। पाइप? नहीं, सिगरेट और सिगार। शुक्रिया। वे रुकी रही। उनकी आंखें उत्सुकता से पायरों को देखती रही। सुंदर आंखें थी वे, गहरी और बादामों जैसी, घनी लंबी बरौनियों वाली, जो उनके गालों की मोहत रंगत की बुहारती सी लगती। उनके होठ विदेशी चलन में काफ़ी लाल, हल्के से खुले थे। वे विदेशी और खूबसूरत लगती थी। आपने मुझसे ये क्यों पूछा? मैडम, पायरो ने हवा में हाथ लहराया। जासूसों को तरह तरह के सवाल पूछने पड़ते हैं। मिसाल के लिए, क्या आप मुझे अपने ड्रेसिंग गाउन का रंग बताना चाहेगी? वे पायरो को एकटक देखती रही, फिर हंसती। मक्के के रंग का है, शिफॉन का बना। क्या यह सचमुच ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है मैडम, उन्होंने उत्सुकता से पूछा। तो आप सचमुच जासूस हैं? आपकी सेवा में हाजिर हूँ मैडम। मेरा ख्याल था कि रेलगाड़ी पर कोई जासूस नहीं था जब वह यूगोस्लाविया से होकर गुजरी थी, जब तक इटली न पहुँच जाती। मैं यूगोस्लाविया का जासूस नहीं हूँ मैडम, मैं अंतर्राष्ट्रीय जासूस हूँ। आप राष्ट्रों के संगठन से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं दुनिया से ताल्लुक़ रखता हूँ मैडम, पायरो ने नाटकीय अंदाज में कहा। वे आगे कहते गए, मैं मुख्य रूप से लंदन में काम करता हूँ। आप अंग्रेज़ी बोल लेती है? पायरो ने फ्रांसीसी से
अंग्रेज़ी में पलटते हुए कहा। हाँ, थोड़ा थोड़ा बोलती हूँ, हाँ। उनका लहजा बड़ा प्यारा था। पायरो एक बार फिर झुके। हम अब आपको और नहीं रोकेंगे मैडम, आपने देखा ये इतना भयंकर नहीं था। वे मुस्कुराई, सिर को तिरछा किया और चली गई। खूबसूरत महिला है, मोसियो बोक ने प्रशंसा भरे लहजे में कहा। उन्होंने सांस भरी। खैर, इससे हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़े। नहीं, पायरो ने कहा। दो लोग जिन्होंने न कुछ देखा न सुना। क्या अब इतालवी को बुलवाया जाए? पायरो ने क्षण भर जवाब नहीं दिया। वे एक हंगेरियाई कूटनीतिक पासपोर्ट पर चिकनाई के धब्बे को गौर से देख रहे थे। पायरो हल्के से चौंक कर होश में आए। मोसिए बोक की उत्सुक नज़रों से नज़रें मिलाते ही उनकी आंखों में थोड़ी सी चमक कौंध गई। आह मेरे मित्र, वे बोले, मैं अब जिसे वे कहते हैं ऊंची नाक वाला वह बन गया हूँ। सो मेरे ख्याल में वह अव्वल दर्जे वालों को दूसरे दर्जे वालों से पहले मिलना चाहिए। अगला आदमी जिससे हम मिलेंगे वे है खुश शक्ल कर्नल आर्बतनॉट। कर्नल की फ्रांसीसी को बेहद टूटी फूटी पाने पर पायरो ने अपनी सारी पूछताछ अंग्रेजी ही में की। आर्बतनॉट का नाम, उम्र, घर का पता और सही फौजी ओहदा सब हासिल कर लेने के बाद पायरो ने बात आगे बढ़ाई। आप हिंदुस्तान से जिसे छुट्टी कहते हैं और हम इजाज़त उस पर वापस घर आए हैं। कर्नल आर्बतनॉट ने, जिन्हें इसमें रत्ती भर दिलचस्पी नहीं थी कि विदेशियों का यह जत्था किसी चीज़ को क्या कहता था, असली अंग्रेज़ी अंदाज में बेहद संक्षिप्त में जवाब दिया। हाँ। लेकिन आप जहाज़ से वापस नहीं आए? नहीं। क्यों? मैंने कुछ अपने कारणों से थल मार्ग से आने का फ़ैसला किया। उनका लहजा और अंदाज़ कुछ ऐसा था कि लो दखल अंदाजी करने वालों बेवकूफ़ों, अब कर लो बात। आप हिंदुस्तान से सीधे आ रहे हैं? कर्नल ने रूखे सूखे ढंग से जवाब दिया। मैं एक रात चैल्डीज़ के ऊर को देखने के लिए रुका था। 3 दिन बगदाद में उपसेनापति के साथ, जो मेरे पुराने मित्र हैं। आप 3 दिन बगदाद में रुके? मेरी जानकारी में वे जवान अंग्रेज़ महिला मिस डेबनहैम भी बगदाद से आ रही है। शायद आप वहाँ उनसे मिले? नहीं, सबसे पहले मिस डेबनहैम से तब मिला जब हम किरकुक से निसिबिन तक एक रेल कंपनी की एक ही गश्ती गाड़ी में आए थे। पायरो आगे को झुके और उनके लहजे में कुछ अधिक अनुरोध आ गया और उनका अंदाज भी ज़रूरत से ज़्यादा विदेशियों सरीका हो गया। मोसिए, मैं अब आपसे एक अनुरोध करने जा रहा हूँ। रेलगाड़ी पर आप और मिस डेबनहैम ही 2 अंग्रेज़ है। ये ज़रूरी हो गया है कि मैं आप दोनों से एक दूसरे के बारे में आपकी राय जान लूँ। बहुत नावाजिब है, कर्नल आर्बतनॉट ने सर्द लहजे में कहा। ऐसा नहीं है। देखिए, ये अपराध इसे बहुत करके एक औरत ने किया था। उस आदमी को 12 बार चाकू भोंका गया। गाड़ी के गार्ड ने भी फ़ौरन कहा, औरत का काम है तो फिर मेरा पहला फ़र्ज़ क्या है? इस्तांबुल से कैले जाने वाले डिब्बे में सफ़र कर रही सब औरतों की, जिसे अमरीकी कहते हैं, झाड़ा तलाशी लेना। लेकिन किसी अंग्रेज़ महिला के बारे में राय कायम करना मुश्किल है। वे बहुत संकोची होते हैं अंग्रेज़ लोग। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ मोसिए, न्याय के हित में, कैसी है ये मिस डेबनहैम? एक व्यक्ति के तौर पर आप उनके बारे में क्या जानते हैं? मिस डेबनहैम, कर्नल ने थोड़ी गर्मजोशी से कहा, एक भद्र महिला है। आह, पायरो ने हर लिहाज से ये प्रदर्शित करते हुए कहा कि उन्हें बहुत संतोष हुआ है। तो आपके ख्याल में इस अपराध से उनका कोई संबंध नहीं हो सकता? यह ख्याल ही बेतुका है, आर्बतनॉट ने कहा। वह आदमी पूरी तरह अजनबी था। मिस डेबनहैम ने उसे पहले कभी देखा भी नहीं था। क्या उन्होंने आपको ऐसा बताया? बताया? उन्होंने फ़ौरन उस आदमी की किसी कदर नापसंद चाल ढाल और शक्ल पर टिप्पणी की थी। अगर सचमुच किसी औरत का हाथ है, जैसा कि आपका ख्याल जान पड़ता है, मेरे हिसाब से बिना किसी सबूत के, महज फर्जी तौर पर, तो मैं आपको इत्मीनान दिला सकता हूँ कि मिस डेबनहैम इस जुर्म में किसी तरह नहीं जोड़ी जा सकती। आप इस मामले में बड़ा लगाव महसूस करते हैं, पायरो ने मुस्कान के साथ कहा। कर्नल आर्बतनॉट ने सर्द निगाहों का एक तीर उनकी तरफ फेंका। मुझे सचमुच पता नहीं आपका मतलब क्या है, वे बोले। ऐसा लगा कि उस निगाह से पायरो कुछ हतबरब हुए। उन्होंने नज़रें नीची कर ली और अपने सामने रखे कागज़ों को उलटने पलटने लगे। ये सब तो चलते चलाने की बात है, वे बोले। आइए अब मतलब की बात करें और सच्चाई पर नज़र डालें। यह अपराध हमें ऐसा मानने का कारण है, कल रात 1:15 बजे घटित हुआ। यह आवश्यक खानापुरी का हिस्सा है कि हम रेलगाड़ी पर हर एक से पूछे कि वह उस वक्त क्या कर रहा था या कर रही थी। ठीक ही है, 1:15 बजे, जहाँ तक मुझे याद है, मैं उस अमरीकी नौजवान से बात कर रहा था, मरे हुए आदमी के सेक्रेटरी से। आह, क्या आप उसके कूपे में थे या वो आपके कूपे में थे? मैं उसके कूपे में था। हाँ। क्या वो आपका मित्र या परिचित था? नहीं, इस सफ़र से पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा था। कल हम यूं ही बात करने लगे और दोनों की दिलचस्पी जाग गई। वैसे मुझे अमरीकी पसंद नहीं है।
मेरे किसी काम नहीं आते। पायरो अंग्रेज़ों के बारे में मैक्विन की टिप्पणी को याद करके मुस्कुराए। लेकिन मुझे ये नौजवान पसंद आया। उसने हिंदुस्तान की हालत के बारे में कुछ बेवकूफ़ाना ख्याल कहीं से बटोर लिए है। अमरीकियों में यही सबसे बड़ी खराबी है, वे इतने भावुक और आदर्शवादी होते हैं। खैर, मेरे पास उसे बताने के लिए जो था उसमें उसे दिलचस्पी थी। मुझे उस मुल्क का 30 साल का तजुर्बा है और वह मुझे जो कुछ अमेरिका की आर्थिक स्थिति के बारे में बता सकता था उसमें मेरी दिलचस्पी थी। फिर हम सामान्य तौर पर विश्व की राजनीति पर चले आए। मैंने अपनी घड़ी देखकर जब यह पाया कि 1:45 बज गए थे तो मुझे बड़ी हैरत भी हुई थी। यही वह समय था जब आपने ये बातचीत खत्म की। हाँ, फिर आपने क्या किया? अपने कूपे में जाकर सो गया। आपका बिस्तर तैयार था? हाँ, यही है वो कूपे। देखूँ तो नंबर 15। डाइनिंग कार की तरफ से आए तो आखिर वाले से एक कूपे पहले वाला। हाँ, जब आप अपने कूपे में गए तो कंडक्टर कहाँ था? आखिर में एक छोटी सी मेज़ के सामने बैठा था। बल्कि जैसे ही मैंने अपने कूपे में गया, मैक्विन ने उसे बुलवाया। उन्होंने उसे क्यों बुलाया? उसका बिस्तर बिछाने के लिए, मेरे ख्याल से। उसका कूपे रात के लिए तैयार नहीं किया गया। अब कर्नल आर्बतनॉट, मैं चाहता हूँ आप ध्यान से सोचें। जिस दौरान आप मैक्विन से बात कर रहे थे, क्या कोई दरवाजे के बाहर गलियारे में गुजरा था? काफ़ी सारे लोग, मेरे ख्याल में। मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था। लेकिन मैं तो यूँ कहिए कि आपकी बातचीत के आखिरी 1.5 घंटे के बारे में पूछ रहा था। आप विनकोकी पर तो प्लेटफॉर्म पर उतरे थे ना? हाँ, लेकिन बस मिनट भर के लिए। बर्फीला तूफान चल रहा था, सर्दी भयंकर थी। आदमी अंदर की गर्मी में आकर शुक्रगुजार महसूस करता था। हालांकि उसूली तौर पर मेरे ख्याल में जिस तरह ये गाड़ियाँ ज़रूरत से ज़्यादा गर्म रखी जाती है वो काबिले एतराज़ है। मुंशी बोक ने लंबी सांस ली। सबको खुश रखना कितना मुश्किल है, वे बोले। अंग्रेज़ वे सब कुछ खोल देते हैं, फिर दूसरे वे आते हैं और सब कुछ बंद कर देते हैं। बड़ा मुश्किल है। न पायरो ने और न ही कर्नल आर्बतनॉट ने उन्हें कोई तवज्जो दी। अब मोसिए, पीछे झाँक कर देखिए, पायरो ने हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में कहा। बाहर सर्दी थी, आप गाड़ी में लौट आए हैं, फिर बैठ जाते हैं और आप धूम्रपान करते हैं, शायद सिगरेट, शायद पाइप। वे एक क्षणांश के लिए रुके। पाइप पीता हूँ मैं तो, मैक्विन सिगरेट पीता है। गाड़ी दोबारा चलती है, आप अपनी पाइप पीते हैं। आप यूरोप की, दुनिया की हालत की चर्चा करते हैं। अब तक काफ़ी रात हो गई है, ज़्यादातर लोग रात भर के लिए विदा हो चुके हैं। क्या कोई दरवाजे के सामने से गुजरता है? सोचिए। आर्बतनॉट ने याद करने की कोशिश में चेहरे को सिकोड़ा। कहना मुश्किल है, उन्होंने कहा। बात यह है, उधर में कोई ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन आपके पास फौजियों की ब्यौरे दर्ज करने वाली खूबी है। कहा जाए कि आप ध्यान दिए बिना ध्यान देते हैं। कर्नल ने फिर सोचा, लेकिन सिर हिला दिया। कह नहीं सकता, मुझे किसी के गुजरने की याद नहीं है सिवा कंडक्टर के। 1 मिनट रुकिए। और शायद एक औरत भी, मेरे ख्याल में। आपने उसे देखा था? क्या वह उम्र दराज थी, जवान थी? देखा नहीं उसे, उस तरफ नज़र नहीं थी। महज एक सरसराहट और इत्र की गंध। इत्र? अच्छे किस्म का इत्र, कुछ फलों जैसा। अगर आप मेरा मतलब समझ पाए, मतलब है आप उसे 100 गज से सूंघ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कर्नल ने जल्दी से आगे कहा, यह शाम को कुछ पहले भी हुआ हो सकता है। आप समझे, जैसा आपने अभी कहा, यह उस तरह की चीज़ है जिस पर आप ध्यान न देते हुए ध्यान देते हैं। उस शाम किसी समय मैंने खुद से कहा, औरत इत्र काफ़ी डट कर लगाया हुआ। लेकिन यह कब की बात है मुझे पक्का नहीं है, सिवाय इसके कि अरे हाँ, यह विनकोकी के बाद की ही बात होगी। क्यों? क्योंकि मुझे नाक से सांस सुड़कने की याद है। समझे आप, ठीक उस समय जब मैं इस बारे में बात कर रहा था कि स्टालिन की 5 वर्षीय योजना कैसी बेकार साबित हो रही थी। मुझे पता है, यह ख्याल औरत रूस में औरतों की स्थिति को मेरे दिमाग में ले आया था। और मुझे मालूम है कि रूस के बारे में हम तब तक नहीं पहुंचे थे जब तक हमारी बातचीत लगभग ख़त्म होने के करीब थी। आप इससे ज़्यादा निश्चित तौर पर इसे नहीं बता सकते? नहीं, यह ज़रूरी आखिरी घंटे के दौरान किसी समय हुआ होगा। गाड़ी के रुकने के बाद? कर्नल ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे करीब करीब यकीन है उसी समय की बात है। खैर, हम इससे आगे बढ़ेंगे। क्या आप कभी अमेरिका गए हैं, कर्नल आर्बतनॉट? कभी नहीं, जाना भी नहीं चाहता। क्या आप कभी एक कर्नल आर्मस्ट्रॉन्ग को जानते थे? आर्मस्ट्रॉन्ग? आर्मस्ट्रॉन्ग 2 या 3 आर्मस्ट्रॉन्ग मेरे जानने वालों में रहे हैं। टॉमी आर्मस्ट्रॉन्ग था 60वीं बटालियन में, उससे तो आपका मतलब नहीं। और सेल्वी आर्मस्ट्रॉन्ग, वह फ्रांस में मारा गया था। मेरा मतलब है वे कर्नल आर्मस्ट्रॉन्ग जिनकी अमरीकी पत्नी थी और जिनकी एकमात्र बेटी का अपहरण करके उसे मार दिया गया था।
हाँ हाँ, मुझे उसके बारे में पढ़ना याद है। चौंका देने वाली घटना थी। मुझे नहीं लगता कि कभी उससे मेरी मुलाकात हुई थी। हालांकि निश्चय ही मैं उसके बारे में जानता था। टोबी आर्मस्ट्रॉन्ग अच्छा बंदा था, सब पसंद करते थे उसे। नाम कमाया था उसने, विक्टोरिया क्रॉस मिला था। जो आदमी कल रात मारा गया वही कर्नल आर्मस्ट्रॉन्ग की बच्चे की हत्या के लिए जिम्मेदार था। आर्बतनॉट का चेहरा किसी कदर संजीदा और सख्त हो गया। तब मेरी राय में उस सुअर का जो हश्र हुआ वह उसी के काबिल था। हालांकि मैं तो उसे सही ढंग से फांसी पर लटकाया जाना पसंद करता, या वहाँ अमेरिका में बिजली से मौत की सजा देना। दरअसल कर्नल आर्बतनॉट, आप निजी बदला चुकाने की बजाय कानून व्यवस्था पसंद करते हैं। भाई, ये तो हो नहीं सकता कि कार्सिका वासियों या माफिया की तरह पुश्तैनी लड़ाइयाँ और एक दूसरे को चाकू भोंकने के मामले होते रहे। कर्नल बोले, आप जो भी कहे, अदालती कार्रवाई सबसे अच्छा तरीका है। पायरो उनकी तरफ 2-1 मिनट तक सोचते हुए अंदाज में देखते रहे। हाँ, उन्होंने कहा, मुझे यकीन है यही आपका नज़रिया होगा। खैर कर्नल आर्बतनॉट, मेरे ख्याल में मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना है। क्या आप खुद कल रात के सिलसिले में ऐसा कुछ भी नहीं याद कर सकते तो आपको संदिग्ध लगी हो, या कहा जाए कि अब पीछे मुड़कर देखने पर लग रही हो? आर्बतनॉट पल दो पल सोचते रहे। नहीं, उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं। अगर वे हिचके, हाँ हाँ कहिए कहिए। खैर ये दरअसल कुछ नहीं है, कर्नल ने धीरे धीरे कहा, लेकिन आपने कुछ भी कहा था। हाँ हाँ जारी रहिए। और ये कुछ खास नहीं है, महज एक छोटा सा ब्यौरा। लेकिन जैसे ही मैं वापस अपने कूपे पर पहुंचा, मैंने गौर किया कि मेरे कूपे के आगे वाले कूपे का दरवाज़ा, आखिरी वाला, आप समझे? हाँ हाँ, नंबर 16। हाँ, तो उसका दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था, और अंदर जो बंदा था उसने लुक छिप कर देखने वाले अंदाज में बाहर झाँका। फिर उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। बेशक मुझे मालूम है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वह मुझे कुछ अजीब सा लगा। मेरा मतलब है, अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो दरवाज़ा खोलकर सिर बाहर को निकालना आम बात है, लेकिन जिस गुपचुप तरीके से उसने ये किया, उसने मेरा ध्यान खींच लिया था। अच्छा, पायरो ने संदेह भरे लहजे में कहा। मैंने आपसे कहा ना, उसमें कोई ख़ास बात नहीं है, आर्बतनॉट ने माफ़ी सी मांगते हुए कहा। लेकिन आप समझ ही सकते हैं, देर रात का समय, हर चीज़ बिल्कुल शांत। उस हरकत में कुछ रहस्यपन सा था, जासूसी कहानी की तरह। वैसे दरअसल सब बकवास। वे उठे। खैर, अगर अब आपको मेरी ज़रूरत नहीं। शुक्रिया कर्नल आर्बतनॉट, और कुछ नहीं है। कर्नल 1 मिनट के लिए हिचके। विदेशियों द्वारा की जाने वाली पूछताछ को लेकर उनकी पहली नापसंदगी गायब हो गई थी। मिस डेबनहम के बारे में, उन्होंने अटपटे ढंग से कहा, आप मेरी बात पर यकीन करें कि वे सही है, वे पक्का साहब है। थोड़ा लाल होते हुए वे चले गए। बताइए, डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन ने उत्सुकता से पूछा। पक्का साहब का क्या मतलब है? इसका मतलब है, पायरो ने कहा, कि मिस डेबनहम के पिता और भाई उसी तरह के स्कूल में थे जिसमें कर्नल आर्बतनॉट। ओह, निराश स्वर में डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन ने कहा, फिर इसका तो जुर्म से कुछ लेना देना नहीं है। बिल्कुल, पायरो ने कहा। वे सोच में डूब गए, मेज़ पर उंगलियों से ठकठकाते हुए। फिर उन्होंने आंखें उठाई। कर्नल आर्बतनॉट पाइप पीते हैं, उन्होंने कहा। मोसिए रेचेट ने कूपे में मुझे एक पाइप साफ करने वाला मिला था। मोसिए रेचेट सिर्फ सिगार पीते थे। आपका ख्याल है अभी तक यही है जिन्होंने पाइप पीने की बात मानी है, और उन्हें कर्नल आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में मालूम था, शायद सचमुच परिचय भी था, हालांकि वे इसे स्वीकार नहीं कर रहे। तो आपके ख्याल में ये संभव है कि? पायरो ने ज़ोर से सिर हिलाया। ये तो मामला है, यह असंभव है, बिल्कुल असंभव है कि एक इज्जतदार, थोड़ा सा बेवकूफ़, ईमानदार अंग्रेज़ किसी दुश्मन को 12 बार चाकू भोंके। क्या आपको ये महसूस नहीं होता मित्रों कि यह कितना असंभव है? मनोविज्ञान तो यही कहता है, मोसिए बुक ने कहा, और हमें मनोविज्ञान का आदर करना चाहिए। इस जुर्म का एक हस्ताक्षर है, और वह यकीनन कर्नल आर्बतनॉट का हस्ताक्षर नहीं है। और अब हमारी अगली पूछताछ। इस बार मोसिए बोक ने इतालवी का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसके बारे में सोचा ज़रूर। पहले दर्जे के आखिरी मुसाफिर जिनसे पूछताछ हुई, मिस्टर हार्डमैन, वही लंबे चौड़े भड़केले अमरीकी थे जो इतालवी आदमी और रैचेट के निजी सेवक के साथ साथ खाने की एक ही मेज़ पर बैठे थे। उन्होंने किसी कदर चटक चारखाने का सूट और गुलाबी कमीज़ पहनी हुई थी और भड़कीला टाई पिन लगाया हुआ था, और डाइनिंग कार में दाखिल होते समय वे अपनी ज़बान से मुंह में किसी चीज़ के इधर उधर ठेल रहे थे। उनका बड़ा सा चेहरा मांसल था, नक्शिक मोटे और हाव भाव में खुशमिजाजी। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, उन्होंने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपने इस हत्या के बारे में सुन लिया है मिस्टर हार्डमैन? बिल्कुल।
उन्होंने अपने मुंह में च्युइंगम को दक्षता से पपुला। हम लाजिमी तौर पर रेलगाड़ी के सभी मुसाफिरों से पूछताछ कर रहे हैं। मेरे हिसाब से सही है यह। ख्याल यही है कि इस काम को करने का सिर्फ यही तरीका है। पायरो ने अपने सामने रखे पासपोर्ट पर नज़र डाली। आप साइरस बेथमैन हार्डमैन हैं, अमरीकी नागरिक, उम्र 41 साल, टाइपराइटर के रिबनों के घुमंतु विक्रेता। ठीक, यह मैं ही हूँ। आप इस्तंबुल से पेरिस जा रहे हैं? हाँ। कारण? व्यापार। क्या आप हमेशा पहले दर्जे में सफ़र करते हैं मिस्टर हार्डमैन? जी महाशय, कंपनी मेरी यात्रा का खर्च उठाती है। उन्होंने एक आंख दबाई। अब मिस्टर हार्डमैन, हम कल रात की घटनाओं पर आते हैं। अमरीकी ने सिर हिलाया। आप हमें इस मामले में क्या बता सकते हैं? दरअसल कुछ भी नहीं। आह, ये अफसोस की बात है मिस्टर हार्डमैन। शायद आप हमें ठीक ठीक ये बताने की कृपा करेंगे कि कल रात आपने क्या किया, रात के खाने के बाद से? पहली बार अमरीकी सज्जन अपने जवाब के साथ तैयार नहीं लगे। आखिरकार उन्होंने कहा, माफ़ कीजिए सज्जनों, मगर आप लोग दरअसल है कौन? मुझे बताइए तो ज़रा। ये मोसिए बोक है, रेल कंपनी के एक निदेशक, और ये है डॉक्टर जिन्होंने लाश की जांच की। और आप खुद? मैं हरक्यूलस पायरो हूँ। मुझे कंपनी ने इस मामले की तफ्तीश का काम सौंपा है। मैंने आपके बारे में सुना है, मिस्टर हार्डमैन ने कहा। वे 1 या 2 मिनट सोचते रहे। लगता है आपको सब कुछ साफ साफ बता देना बेहतर होगा। यही आपके लिए यही उचित होगा कि आप जो कुछ जानते हो वह सब कुछ हमें बता दें, पायरो ने सूखे अंदाज में कहा। आपने बहुत कुछ कह डाला होता अगर मुझे कुछ सचमुच पता होता, लेकिन मुझे नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं पता है। कुछ भी नहीं, ठीक जैसा मैंने कहा, लेकिन मुझे कुछ जानना चाहिए था। यही है जिसकी वजह से मेरा पारा ऊपर है। मुझे जानना चाहिए था। जरा समझा कर बताइए मिस्टर हार्डमैन। मिस्टर हार्डमैन ने सांस छोड़ी, च्युइंगम हटाई और जेब में हाथ डाला। उसी के साथ उनकी समूची चाल ढाल बदल गई लगी। वे किसी नाटक के पात्र कम और असली आदमी ज़्यादा नजर आने लगे। उनकी नकनकाती आवाज़ भी बेहतर हो गई। वो पासपोर्ट तो आंखों में थोड़ी धूल झोंकने के लिए है, वो बोले। असल में तो मैं ये हूँ। पायरो ने उस कार्ड को परखा जो उनके सामने फेंक दिया गया था। मोसिए बोक ने उनके कंधे के ऊपर से झाँका। मिस्टर साइरस बी हार्डमैन, मैकनील डिटेक्टिव एजेंसी, न्यूयॉर्क। पायरो इस नाम से वाकिफ़ थे। वह न्यूयॉर्क की सबसे जानी मानी और बेहद प्रतिष्ठित निजी जासूसी एजेंसियों में से एक थी। मिस्टर हार्डमैन, पायरो बोले, हमें इस सब का मतलब भी समझाइए। एकदम चीज़ें इस तरह घटित हुई। मैं 2 चोरों का पीछा करता हुआ यूरोप आया था। इस मामले से बिल्कुल अलग। पीछा इस्तंबुल में ख़त्म हुआ। मैंने अपने मुखिया को तार भेजा और उससे वापस लौटने की हिदायत पाई, और मैं अपने प्यारे न्यूयॉर्क की तरफ मज़े में जा रहा होता अगर मुझे यह न मिला होता। उन्होंने एक पत्र आगे खिसका दिया। पत्र के ऊपर नाम पता टोकाटलियन होटल का था। प्रिय महोदय, मुझे बताया गया है कि आप मैकनील डिटेक्टिव एजेंसी के जासूस हैं। कृपया आज दोपहर बाद 4 बजे होटल में मेरे कमरे में आ जाइए। पत्र पर हस्ताक्षर थे, S.E. रेचेट। तो फिर मैं बताए गए समय पर भाग गया और मिस्टर रेचेट ने मुझे हालत का जायज़ा दिया। उन्होंने मुझे 2 पत्र भी दिखाए जो उन्हें मिले थे। वे घबराए हुए थे। दिखावा तो न घबराने का कर रहे थे, लेकिन वे हिले हुए ज़रूर थे। उन्होंने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा। मुझे उसी रेलगाड़ी पर जिस पर वे सवार थे पेरिस तक सफ़र करना था और देखना था कि कोई उन्हें चलता ना कर दे। खैर सज्जनों, मैंने उसी रेलगाड़ी पर सफ़र किया और मेरे बावजूद किसी ने उन्हें चलता कर दिया। मैं यकीनन इसे लेकर नाखुश हूँ। ये मेरे हक़ में नहीं जाता। क्या उन्होंने आपको कोई इशारा किया था कि आप कैसा तरीका अपनाएं? बिल्कुल, उन्होंने सब सोच साच कर रखा था। यह उनका विचार था कि मैं उनके कूपे के बगल में सफ़र करूं। खैर वो तो फ़ौरन टाई फिश हो गया। जो एकमात्र जगह मुझे मिली वह 16 नंबर की बर्थ थी, और उसे भी हासिल करने में मुझे पापड़ बेलने पड़े। मेरा ख्याल है कंडक्टर उस कूपे को अपनी जेब में छुपाए रहता है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं सब तरफ से हालत का जायज़ा लिया तो मुझे लगा कि नंबर 16 भी निगरानी के लिए अच्छी जगह पर था। इस्तंबुल वाली स्लीपिंग कार के आगे सिर्फ रात को बंद कर दिया जाता था। कोई बदमाश सिर्फ प्लेटफॉर्म की तरफ खुलने वाले पिछले दरवाजे से या फिर पीछे से गाड़ी के गलियारे के साथ साथ ही आ सकता था। दोनों में से किसी भी हालत में उसे मेरे कूपे के सामने से गुजरना पड़ता। मेरे ख्याल में आपको संभावित हमलावर की पहचान के बारे में तो कोई अनुमान रहा न होगा। खैर मैं जानता था कि वह दिखने में कैसा होगा। मिस्टर रेचेट ने उसकी शक्ल सूरत के बारे में मुझे बताया था। क्या? तीनों आदमी उत्सुकता से आगे को झुक गए। हार्डमैन बता रहा था, छोटा सा आदमी, सांवला और तो जैसे आवाज़ वाला। यही उस बूढ़े आदमी ने कहा था।
ये भी कहा था कि उनके ख्याल में ये चलने के बाद पहली रात होगा, ज़्यादा संभावना दूसरी या तीसरी रात की थी। उन्हें कुछ सुनगुन थी? मोसिए बोग ने कहा। निश्चय ही, जितना उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बताया था उससे ज़्यादा वे जानते थे, पायरो ने सोचते हुए कहा। क्या उन्होंने अपने इस दुश्मन के बारे में आपको कुछ बताया? क्या उन्होंने मिसाल के लिए ये बताया कि उनकी जान को खतरा क्यों था? नहीं, उन्होंने इसके बारे में कुछ छिपा कर रखा हुआ था। सिर्फ इतना कहा कि ये बंदा उनकी जान के पीछे पड़ा था और उसे लेने का इरादा रखता था। छोटा सा आदमी, सांवला, औरतों जैसी आवाज़ वाला, पायरो ने सोचते हुए कहा। फिर हैडमैन पर एक तीखी निगाह टिकाते हुए बोले, आपको तो निश्चय ही पता था ना कि वे कौन थे? कौन जनाब? रैचेट। आपने पहचाना उन्हें? आपकी बात नहीं समझा मैं। रैचेट कसेटी था, आर्मस्ट्रॉन्ग कांड वाला हत्यारा। मिस्टर हार्डमैन ने होठ गोल करके लंबी सीटी बजाई। ये यकीनन हैरत की बात है, वे बोले। जी हाँ जनाब। नहीं, मैंने उन्हें नहीं पहचाना। जब ये मामला उठा तो मैं बाहर था, पश्चिम की ओर। मेरा ख्याल है मैंने अखबारों में उनके फ़ोटो देखे होंगे, लेकिन प्रेस फोटोग्राफर की कारगुजारी के बाद मैं अपनी माँ को न पहचान पाता। खैर, मुझे शक नहीं है कि कुछ लोगों ने कसेटी से हिसाब चुकाने की ठान रखी थी। क्या आप आर्मस्ट्रॉन्ग के मामले से जुड़े किसी को जानते हैं जो उस हुलिये से मेल खाता है? छोटा, सांवला, औरतों जैसी आवाज़। कहना मुश्किल है। मामले से ताल्लुक़ रखने वाला तकरीबन हर आदमी मर चुका है। वो लड़की थी जिसने खिड़की से छलांग लगा दी थी, याद है? बिल्कुल। यह एक अच्छा नुक्ता है। वह कोई विदेशी थी, किसी किस्म की। शायद उसके कोई इतालवी या ऐसे ही कुछ रिश्तेदार रहे हो। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि आर्मस्ट्रॉन्ग कांड के अलावा भी मामले थे। कसेटी अपहरण का यह धंधा कुछ समय से चलता आ रहा था। आप सिर्फ एक ही मामले को लेकर नहीं चल सकते। हाँ, मगर हमारे पास ये विश्वास करने का कारण है कि यह अपराध आर्मस्ट्रॉन्ग मामले से जुड़ा हुआ है। मिस्टर हार्डमैन ने सवालिया अंदाज में आंख चढ़ाई। पायरो ने कोई जवाब नहीं दिया। अमरीकी ने सिर हिलाया। मुझे तो इस हुलिये का कोई बंदा आर्मस्ट्रॉन्ग कांड के सिलसिले में याद नहीं आ रहा, उन्होंने धीरे धीरे कहा। लेकिन यकीनन मैं उसमें था नहीं और उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। खैर, अपना बयान जारी रखिए मिस्टर हार्डमैन। बताने को बहुत थोड़ा है। मैंने अपनी नींद दिन में पूरी कर ली थी और रात को निगरानी में जगा रहा। पहली रात कुछ भी संदिग्ध नहीं घटा। पिछली रात भी वैसी ही थी जहाँ तक मेरा सरोकार था। मैंने अपना दरवाज़ा उड़काया हुआ था और ताक लगाई हुई थी। कोई अजनबी नहीं गुजरा। आपको इसका पक्का यकीन है मिस्टर हार्डमैन? पूरा। कोई बाहर से उस गाड़ी पर नहीं चढ़ा और कोई पिछले डिब्बे से नहीं आया, इस पर मैं कसम खा सकता हूँ। क्या आप अपनी जगह से कंडक्टर को देख सकते थे? बिल्कुल, वह उस छोटी सी सीट पर ठीक मेरे दरवाजे के पास बैठता है। विनवोकी पर गाड़ी के रुकने के बाद क्या वह उस सीट से उठकर गया था? वह आखिरी स्टेशन था ना? हाँ, वो 2 घंटियों के जवाब में उठकर गया था। ये गाड़ी के पूरी तरह रुकने के ठीक बाद की बात है। फिर उसके बाद वह मेरे सामने से होकर पीछे वाले डिब्बे में गया। वहाँ 15 मिनट रहा। 1 घंटी पागलों की तरह बज रही थी और वह भागता हुआ आया। मैं बाहर गलियारों में निकल आया कि देखूँ मात्रा क्या है। समझिए, थोड़ी सी घबराहट भी लगी, लेकिन वह सिर्फ अमरीकी महिला थी। वह किसी चीज़ पर हाय तौबा मचाई थी। मुझे हंसी आई। फिर कंडक्टर किसी और कुपे में गया और वापस आया और किसी के लिए मिनरल वाटर ले गया। फिर वह अपनी सीट पर जम गया जब तक कि वह किसी का बिस्तर तैयार करने दूसरे छोर पर नहीं गया। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वह आज सुबह 5 बजे तक वहाँ से हिला। क्या उसने कभी झपकी ली? ये मैं नहीं बता सकता। हो सकता है ली हो। पायरो ने सिर हिलाया। आपसे आप उनके हाथों ने मेज़ पर रखे कागज़ों को सीधा किया। उन्होंने हार्डमैन का कार्ड एक बार फिर उठा लिया। कृपया इस पर दस्तखत कर दीजिए। हार्डमैन ने हस्ताक्षर कर दिए। ऐसा कोई तो होगा नहीं मिस्टर हार्डमैन जो आपकी पहचान की तस्दीक कर सके। इस गाड़ी पर? दरअसल नहीं। अगर कर सकता है तो शायद वह नौजवान मैकविन कर सकता है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। उसे न्यूयॉर्क में उसके पिता के दफ्तर में देख चुका हूँ। लेकिन ये कहने का मतलब ये नहीं है कि वह मुझे ढेर सारे दूसरे जासूसों में से पहचान ही लेगा। नहीं मिस्टर पायरो, आपको रुक कर न्यूयॉर्क तार भेजना पड़ेगा जब बर्फ़ छूट देती है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बात नहीं खोलूँगा। खैर, अब मैं चलूँगा। सज्जनों, आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर पायरो। पायरो ने अपना सिगरेट केस बढ़ाया। लेकिन शायद आप पाइप पीना पसंद करते हैं ना? मैं नहीं। हार्डमैन ने एक सिगरेट लिया, फिर तेज़ कदमों से चले गए। तीनों आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आपके ख्याल में ये असली है? डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन ने पूछा। हाँ, मैं इस नमूने को जानता हूँ। इसके अलावा यह ऐसी कहानी है जो बहुत जल्दी गलत साबित हो सकती है। उन्होंने हमें एक बहुत ही दिलचस्प सबूत दिया है, मोसियो बुक ने कहा। हाँ, सचमुच। छोटा सा आदमी, सांवला, ऊंची पतली आवाज़,
मोसिए बोक ने सोचते हुए कहा। ऐसा हुलिया रेलगाड़ी पर किसी का भी नहीं है, पायरो ने कहा। और अब हम, पायरो ने आंख में शरारती चमक भर कर कहा, मोसिए बोक के दिल को खुश करेंगे और उस इतालवी बंदे को बुलाएंगे। एंटोनियो फॉस्करेली ब्राइनिंग कार में तेजी से बिल्लियों की तरह पैर रखता आया। उसका चेहरा दमक रहा था। वो नमूना इतालवी चेहरा था, खुला खिला और सांवला। वो बेहद हल्के लहजे के साथ अच्छी तरह फ्रांसीसी बोल लेता था। आपका नाम एंटोनियो फॉस्करेली है? जी मोसिए, मैं देख रहा हूँ कि आपने अमेरिकी नागरिकता ले ली है। अमेरिकी मुस्कुराया। जी हाँ मोसिए, मेरे कारोबार के लिए यही ठीक है। आप फोर्ड मोटर कारों के एजेंट हैं? जी हाँ। बात यह है कि इसके बाद एक लंबा चौड़ा बयान आया, जिसके आखिर में अगर तीनों सुनने वालों को फॉस्करेली के कारोबारी तरीकों, उसकी यात्राओं, उसकी आमदनी और अमेरिका और अधिकतर यूरोपीय देशों के बारे में उसकी राय के सिलसिले में जानने से कुछ छूट गया हो तो वह किसी गिनती में नहीं था। उसका भल मनसाहत भरा बच्चों सरीखा चेहरा संतोष से दमक रहा। जब एक आखिरी प्रभावपूर्ण मुद्रा में वो रुका, उसने रुमाल निकाला और उससे अपना माथा पोंछा। तो देखा आपने, वो बोला, मैं बड़ा धंधा करता हूँ, ताज़ा तरीन जानकारी है मेरे पास, मैं बेचने की हिकमतें समझता हूँ। आप अमेरिका में पिछले 10 साल से है, आते और जाते हुए। हाँ मोसिए, कितनी अच्छी तरह मुझे वह दिन याद है जब मैंने अमेरिका जाने के लिए जहाज़ पकड़ा था, इतनी दूर। मेरी माँ, मेरी छोटी बहन। पायरो ने यादों के इस प्रवाह को बीच ही में काट दिया। अमेरिका में रहने के दौरान क्या कभी आप दिवंगत व्यक्ति से मिले थे या उन्हें देखा था? नहीं, मगर मैं इस किस्म के लोगों को जानता हूँ। बिल्कुल, उसने अर्थपूर्ण ढंग से चुटकी बजाई। बहुत इज्जतदार, अच्छे लिबास पहनने वाले, मगर नीचे सब गलत। अपने अनुभव से मुझे कहना होता तो कहता कि वह एक बड़ा ठग था। मैं आपको अपनी राय दे रहा हूँ, जो भी इसका महत्व हो। आपकी राय बिल्कुल सही है, पायरो ने सूखे लहजे में कहा। रैचेट ही कसेटी था, वो अपहरण करने वाला। क्या कहा था मैंने? मैं बहुत होशियार बनना सीख गया हूँ। चेहरे को पढ़ना ये ज़रूरत है। सिर्फ अमेरिका में वे आपको बेचने के सही तरीकों के बारे में सही ढंग सिखाते हैं। आपको आर्मस्ट्रॉन्ग कांड की याद है? पूरी तरह तो याद नहीं है। नाम? हाँ, एक नन्ही लड़की थी। बच्ची? नहीं क्या? हाँ, बहुत दुखद मामला था। इतालवी पहला आदमी था जिसने इस ख्याल से सहमति जाहिर नहीं की। आह, ऐसी बातें हो जाती है, उसने दार्शनिक अंदाज में कहा। अमेरिका जैसी महान सभ्यता में। पायरो ने उसे बीच ही में रोक दिया। क्या कभी आर्मस्ट्रॉन्ग परिवार के भी किसी सदस्य से आपकी देखा देखी हुई है? नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं, कहना मुश्किल है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ। पिछले साल ही मेरी बिक्री। मोसिए, मेहरबानी करके मतलब की बात पर टिके रहिए। इतालवी के हाथ माफ़ी मांगने की मुद्रा में फैल गए। हजार माफिया मोसिए, मेहरबानी करके कल रात खाने के बाद से अपनी सारी आवाजाही के बारे में मुझे सही सही बताइए। खुशी से। यहाँ जितनी देर रुक सकूँ रुकता हूँ। ज़्यादा दिलचस्प है, मैं अपनी मेज़ पर बैठे अमेरिकी सज्जन से बात करता हूँ। वे टाइपराइटर के रिबन बेचते हैं। मैं अपने कूपे में जाता हूँ, वह खाली है। वो बेकार सा विलायती जो उस कूपे में मेरा साझेदार है, अपने मालिक की सेवा में जुटा है। आखिरकार वह वापस आता है, हमेशा की तरह चेहरा लटकाए। वह बात नहीं करता, बस हाँ या ना नहीं कहता है। अभागी जाती है। अंग्रेज़, हमदर्दी का नाम नहीं। वो कोने में बैठता है, एकदम अकड़ा हुआ, किताब पढ़ते हुए। फिर कंडक्टर आकर हमारे लिए बिस्तर तैयार करता है। नंबर 4 और 5। पायरो बुदबुदाए। सही, आखिर का कुपे। मेरी ऊपर की बर्थ है, मैं वहाँ ऊपर चला जाता हूँ। तंबाकू पीता हूँ और पढ़ता हूँ। मेरे ख्याल में उस छोटे से अंग्रेज़ को दांत का दर्द है। वह एक छोटी सी बोतल निकालता है जिसमें रखी चीज़ की तेज़ गंध है। वह बिस्तर पर लेट कर कराता है। जल्दी ही मुझे नींद आ जाती है। जब जब मेरी आँख खुलती है मैं उसकी कराह सुनता हूँ। क्या आपको पता कि वह रात की किसी समय कूपे के बाहर गया या नहीं? मेरे ख्याल में नहीं। वह मुझे सुनाई दे जाता। गलियारे की रोशनी आपसे आप नींद खुल जाती है, ये सोचकर कि किसी सरहद पर चुंगी वाले जांच कर रहे हैं। क्या उसने किसी भी वक्त अपने मालिक की बात की, उसके खिलाफ कोई भावना प्रकट की? मैं आपको बताता हूँ, वो बोला नहीं। उसमें हमदर्दी नहीं है, मछली है, ठंडी। आप तंबाकू का सेवन करते हैं? पाइप, सिगरेट, सिगार? सिर्फ सिगरेट। पायरो ने एक उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे उसने ले लिया। क्या आप कभी शिकागो में रहे हैं? मोसिए बुक ने पूछा। हाँ हाँ, बढ़िया शहर है, लेकिन मैं न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, डिट्रॉयट सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। आप अमेरिका गए हैं? नहीं, आपको जाना चाहिए। वह पायरो ने एक कागज़ उसकी तरफ बढ़ाया।
कृपा करके इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए और अपना स्थायी पता भी लिख दीजिए। इतालवी ने इटलाते अंदाज में लिखा। फिर वह उठा। उसकी मुस्कान हमेशा की तरह मोहक थी। बस इतना ही? आपको मेरी और ज़रूरत नहीं? तो फिर नमस्कार सज्जनों। काश हम सब बर्फ़ से निकल पाते। मुझे मिलान में किसी से मिलना है। उसने अफसोस से सिर हिलाया। मैं सौदा खो दूंगा। वह चला गया। पायरो ने अपने दोस्त की तरफ देखा। वह काफ़ी समय अमेरिका में रहा है, मोसियो बोक ने कहा, और वह इतालवी है, और इतालवी लोग चाकू इस्तेमाल करते हैं और वे बहुत झूठे होते हैं। मुझे इतालवी पसंद नहीं है। अब आप देख ले, पायरो ने मुस्कुराते हुए कहा। खैर, हो सकता है आप सही हो, लेकिन मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा कि इस आदमी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और मनोविज्ञान के बारे में क्या कहोगे? क्या इतालवी चाकू नहीं भोगते? यकीनन, पायरो ने कहा, ख़ास तौर पर किसी झगड़े की गर्मागर्मी में। लेकिन ये एक अलग किस्म का जुर्म है। मेरा एक छोटा सा विचार है कि यह जुर्म बहुत सावधानी से योजना बनाकर अमल में लाया गया है। ये दूरदृष्टि वाला दिमागदार जुर्म है। ये कैसे बताऊं? ये कोई लातीनी अपराध नहीं है, जज्बाती और आवेग भरा। ये ऐसा अपराध है जो एक ठंडे, होशियार, जाने बुझे दिमाग वाला अपराध है। अंग्रेज़ी दिमाग से किया गया जुर्म है। उन्होंने आखिरी 2 पासपोर्ट उठाए। आइए, वे बोले, अब हम मिस मेरी डेबनहम से मिले। आगे की कहानी जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट सुनिए। धन्यवाद।